जब आपने एज ए डिप्लोमेट अपनी यात्रा शुरू की, तब क्या कहीं दूर जहन में भी ऐसा था कि जीवन एक दिन ऐसा मोड़ लेगा कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगा और उस पर बनी किताब को इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा? वो विकास स्वरूप राजनयिक से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन वो विकास स्वरूप स्लम डॉग मिलियनेयर के जो लेखक हैं उनसे मिलना चाहते थे। वाह। जापान की करीब 50 यूनिवर्सिटी से मुझे न्योता आया कि आइए स्लम डॉग मिलियनेयर पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे मैं यही कहता था, मैं कहता तो ये चर्चा तो मैं भारत की करूंगा, स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में बात Q&A में कर सकते हैं। अगर आप भारत की गर्दन दबाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? भारत और रूस के और नजदीक जाएगा। तो क्या ये खराब पॉलिटिक्स भी नहीं थी? बिल्कुल खराब पॉलिटिक्स है। ट्रंप किस बात का फायदा उठा रहे हैं? ट्रंप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि अमेरिका जो है एक मात्र सुपर पावर ऐसा है जिसकी इकॉनमी 29 ट्रिलियन की इकॉनमी है और मिलिट्री टर्म्स में उनका कोई सानी नहीं है। एप्पल भी जब अपने अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देता है तो चाइना से इंजीनियर्स उनको बुलाने पड़ते हैं कि भाई साहब इनको प्रशिक्षण दे दो। वन चाइना पॉलिसी की एडवांटेज ये है कि हो सकता है ताइवान है असली चाइना। अतीत ये बताता है कि सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर आप ना तो नौकरियां पैदा कर सकते हैं, ना ही अपने लिए कोई ज़्यादा टैक्स जुटा सकते हैं। तो फिर उसके बाद भी ये चीज़ इन्होंने लागू की। इस समय सिर्फ सर्वे सर्वा वहाँ सिर्फ ट्रंप है। वही जो सवेरे उठ के कहते हैं कि यही होगा, सूरज आज यहाँ से निकलेगा, तो सब कहते हैं सर सूरज आज यहीं से निकलेगा। कोई भी देश जब तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। आई टोटली एग्री विद यू। 1540 कंप्लायंस बर्डन्स हैं एमएसएमई के ऊपर भारत में, आप सोचिए। तो ये तो मैंने कहा 21वीं सदी में ये तर्क संगत नहीं है। मोदी जी को है तो फ़ोन लगाना पड़ेगा ट्रंप को। आज अखबार में छपा है कि 4 बार ट्रंप ने फ़ोन किया है मोदी जी को। मोदी जी ने कहा मैं बिजी हूँ, मैं कॉल नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों, 100 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक भारतीय है जिन्होंने यूपीएससी के तौर पर भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा पास की और उनकी किताब पर बनी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड भी मिला। जिन्होंने 40 सालों तक फॉरेन सर्विस में बिताकर देश की सेवा की और उनकी लिखी किताबों का 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। वो शायद इकलौते भारतीय हैं जिनकी जरूरत अपने वक्त में जितनी राजनेताओं की थी उससे कहीं ज्यादा उनकी जरूरत और तलाश आज फिल्म वालों को रहती है। तो स्वागत कीजिए फॉर्मर डिप्लोमेट और लेखक विकास स्वरूप जी का। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। विकास जी, जो मैंने आपके एक इंट्रो में कहा, और ये सौभाग्य कह सकते हैं या यूं कहूं कि प्रतिभा का प्रताप बहुत कम लोगों में होता है कि हम टॉप लेवल के डिप्लोमेट भी रहे और माँ सरस्वती की हमारे पर कृपा ऐसी रही कि हम उन चुनिंदा लोगों में एक कह सकते हैं कि इकलौते भारतीय बने जिन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि जिस पर एक फिल्म बनी, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने एज ए डिप्लोमेट अपनी यात्रा शुरू की, तब क्या कहीं दूर जहन में भी ऐसा था कि जीवन एक दिन ऐसा मोड़ लेगा कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगा और उस पर बनी किताब को इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं नीरज जी। जब मैंने अपनी डिप्लोमेटिक जीवन की शुरुआत की 1986 में, जब भारतीय विदेश सेवा में मेरा प्रवेश हुआ, उससे 15 साल तक मैंने ये सोचा भी नहीं, मेरे जहन में भी नहीं आया कि मैं एक लेखक हो सकता हूँ। ये केवल जब मैं लंदन में पोस्टेड था 2000 से 2003 के बीच में, उस समय ये कीड़ा जिसे आप कह सकते हैं मेरे दिमाग में जागा कि क्या मैं पुस्तक लिख सकता हूँ। और उसका कारण भी क्या था, क्योंकि मेरे ही विदेश सेवा के कुछ और अधिकारी जो थे वो फिक्शन लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। एक एम्बेसडर नवतेज सरना हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी वी वरंट लवर्स लाइक दैट। एक एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति हैं, उन्होंने एक किताब निकाल दी थी क्लाइव एवेन्यू करके, जो चेन्नई जीवन के ऊपर आधारित थी। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने कहा यार, इनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग फिर नावल लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने नावल लिख दी है, तो क्या मैं भी एक नावल लिख सकता हूँ? मेरे अंदर भी कोई एक नावल है क्या? क्योंकि मैं जब शुरुआत के दौर में, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करता था, तो उस समय सबसे ज़्यादा मैं सिर्फ किताबें ही पढ़ा करता था। अरे वाह। और एक ये एडवांटेज भी था ऐसे दौर में बड़े होने का, जब ना इंटरनेट था, ना नेटफ्लिक्स था, ना प्ले स्टेशन था, तो आपके पास और कोई चारा ही नहीं था। आप एक आध बार फिल्म देख सकते थे महीने में, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते थे और किताबें पढ़ सकते थे। तो बस, और ये जो किताबें मैंने पढ़ी, स्पेशली मिस्ट्रीज़ और थ्रिलर्स, उसी की वजह से मैंने भारतीय विदेश सेवा का चयन किया, क्योंकि उसमें जो इंटरनेशनल कल्चर्स के बारे में जो वर्णन था, उसको जानने की, समझने की एक बहुत बड़ी, क्या वर्ड यूज़ करें, इच्छा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी। और उस समय आपको पता है 1986 में भारत ने अपनी आर्थिक व्यवस्था खोली नहीं थी, हम एक क्लोज्ड इकॉनमी थे, तो फॉरेन का एक बड़ा एक एग्जॉटिकनेस भी था। मुझे याद है, मैं उस समय दिल्ली में 2 साल में दिल्ली में पढ़ा, क्योंकि मेरे जो बाबा थे वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे, तो 2 साल में दिल्ली में रहा, सेंट कोलंबस स्कूल में जाता था। और मुझे याद है कि मेरे कुछ घर वाले जो थे वो
ये जो दूतावास होते हैं ना बाहर देशों के, उनके जो ऑक्शंस होते थे उसमें वो जाया करते थे, और स्पेन के दूतावास में स्पेनिश मैगजीन जिनको एक शब्द नहीं आता है स्पेनिश का, वो भी ले लेते थे, अरे ये विदेशी है, ये फॉरेन है। तो इतना रुतबा था इस चीज़ का कि ये बाहर की है। तो वो ऑफ कोर्स बदल चुका है क्योंकि 1991 के बाद से हम एक इकॉनमी हमारी चेंज हो गई, लेकिन वो एक जो फॉरेन का एक एग्जॉटिकनेस था वो भी एक तरह से उसने भी मुझे प्रभावित किया कि देखना चाहिए कि बाहर है क्या। बिल्कुल। तो आपकी बात अब सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ भी तुक्के से नहीं हुआ। आपने कहा कि बचपन में एक आदत थी उस तरह के नॉवल पढ़ने की, और वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें थी, और कहीं ना कहीं वो कहानी बुनी जा रही थी, और फिर आपका जीवन का अनुभव तो उसमें था ही। ये बताइए विकास जी कि जब आपको अवार्ड मिला, यूं कहूं कि आपकी किताब को अवार्ड मिला और आप चर्चा में है, क्योंकि आप ही वो शख्स थे, आप नहीं होते तो शायद वो फिल्म भी संभव नहीं होती, उसके बाद डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आपके आसपास नजरिए में क्या तब्दीली आई? क्या आपको सिर्फ इसलिए पार्टियों में और बुलाया जाने लगा कि चलो इनसे किताब की या फिल्म की बात करेंगे, और फिर बाद में डिप्लोमेसी की कम चर्चा हो रही, पता चला किताब की ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल। देखिए उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये फिल्म आई थी 2008 के एंड में। 2009 में मेरी नियुक्ति हो गई थी ओसाका में, जापान में, भारत के कॉन्सल जनरल के रूप में। तो जनरली क्या होता है कि जब एक कोई नया कॉन्सल जनरल आता है तो उससे जो वहाँ का जो लोकल गवर्नर होता है उस प्रदेश का, उनके ऊपर कॉल ऑन करना होता है, और गवर्नर जो होते हैं वो व्यस्त रहते हैं, वो कहते हैं 10-15 कॉन्सल जनरल्स आ जाएंगे तो एक साथ बुला के निपटा देंगे उनको। ठीक है। मैं पहुंचा हूं जिस तारीख को, उसके 4 दिन के अंदर मेरे पास गवर्नर के ऑफिस से फ़ोन आ गया कि वो गवर्नर साहब आपसे मिलने को बहुत उत्सुक हैं। क्यों? क्योंकि वो विकास स्वरूप राजनयिक से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन वो विकास स्वरूप स्लम डॉग मिलियनेयर के जो लेखक हैं उनसे मिलना चाहते थे। तो उसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए कई और दरवाजे खुल गए जो कि एक सिर्फ अगर मैं एक डिप्लोमेट होता तो वो नहीं खुलते। जापान की करीब 50 यूनिवर्सिटी से मुझे न्योता आया कि आइए स्लम डॉग मिलियनेयर पर चर्चा करते हैं। तो उन सबसे मैं यही कहता था, मैं कहता था ये चर्चा तो मैं भारत की करूंगा, स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में बात Q&A में कर सकते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि कई और अपॉर्चुनिटीज आ गई जो अगर मैं सिर्फ प्योर डिप्लोमेट होता तो शायद नहीं आती। और अगर मैं गलत हूँ सर, उस वक्त तो आपकी उम्र शायद 40 के करीब रही होगी। बिल्कुल। और ये आप मतलब अपने करियर के कह सकते हैं कि इंटरवल में थे, आधे वक्त में थे ना। तो ऐसे में आपको क्या ये भी इस चीज को लेकर भी आप कॉन्शियस थे कि यार कहीं मेरी एज ए राइटर जो है छवि, उसको लोग आगे ना रखें और डिप्लोमेट के तौर पर मेरी छवि पीछे ना चली जाए, क्योंकि आपका मुख्य काम तो वही था। तो आपको ऐसा तो नहीं कहीं लग रहा था कि थोड़ा सा नॉन सीरियस ना ले लिया जाऊं? क्या इसको लेकर कॉन्शियस थे आप? ये बात सही है आपकी, और खासकर सरकार में क्या होता है कि अगर आप कोई और आयाम आपके पास आ जाता है ना, तो फिर सरकार आपको फिर उतना सीरियसली नहीं लेती। उनको यही लगने लगता है कि अरे ये तो किताबें में लिख रहा है, इसको शायद काम में नहीं दिलचस्पी होगी। तो ये आपको एक अवॉइड करना है, और इस तरह के टाइप कास्ट होने से आपको बचना है कि अब आप एक सिर्फ लेखक हैं। मैं हमेशा से कहता था कि आई एम अ डिप्लोमैट हु राइट्स, कि मैं प्राइमरीली मैं अपने आप को एक डिप्लोमेट ही समझता था। जैसे कि जब ये मेरी पुस्तक आई और वो 47 भाषाओं में अनुवाद हो गया, उसका एकदम सुपर हिट हो गई इंटरनेशनली, तो पब्लिशर्स कहने लगे कि स्वरूप साहब मेरे ख्याल से अब आप ये अपनी डिप्लोमेसी वगैरह छोड़ दीजिए, अब आप फुल टाइम लेखक बन जाइए, हर साल एक नई किताब लाइए, देखिए आप उससे कितना पैसा बना सकते हैं। और मैंने कहा कि नहीं, मैंने 1 मिनट के लिए भी उसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए मैं प्राइमरीली अपने आप को एक डिप्लोमेट समझता था, और राइटिंग इज समथिंग जो मैं साइड में करता हूँ, और वो भी मैं अपने आप को वीकेंड राइटर्स मानता था कि सिर्फ शनिवार इतवार के टेम्पटेशन से बच पाना तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फिल्म ग्लैमर जगह जहां पर आपकी वाहवाही हो रही है, आप खुद आगे आ रहे हैं, आपकी चर्चा हो रही है, और डिप्लोमेट है जहां आप कह सकते हैं आगे तो है लेकिन फिर भी आप आगे होते हुए पीछे हैं। तो इस टेम्पटेशन से बचना बड़ा चैलेंज रहा होगा। नहीं, बट देखिए मुझे शुरू से पता था कि देखिए डिप्लोमेसी में एक तरह से स्टेबिलिटी है। आपको पता है कि आप 3 साल की एक पोस्टिंग करेंगे, आप 60 साल पे रिटायर होंगे, आपको पता है कि क्या होने वाला है। राइटिंग जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, मेरी पहली किताब है सुपर हिट हो गई, हो सकता है दूसरी किताब एकदम फ्लॉप हो जाए, और दूसरी किताब जब फ्लॉप हो जाएगी तो आप बाहर हो गए राइटिंग से, कोई पब्लिशर भी आपको नहीं छापेगा। इसलिए मैं शुरू से ही क्लियर था कि मैं रहूंगा डिप्लोमेट ही, राइटिंग में साइड में करूंगा और जितना हो सकता है उतना करूंगा। इसलिए अब आप देखिए 2003 में मैंने ये पहली नॉवल लिखी थी, अब हम 2025 में हैं, कुल 4 नॉवल ही मैं लिख पाया हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे लिए वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ बिल्कुल, इस पर सर आएंगे, और बड़ी अच्छी आपने बात कही। सर अब एज ए डिप्लोमेट से पहले कि हम बड़े मुद्दों पर आए जिसकी तो चर्चा दर्शकों को भी होगी, आपकी एक्सपर्टीज़ और आपके ओपिनियन जानेंगे, लेकिन थोड़ा मैं और इस चीज़ पर अगर रुकूं कि एज ए डिप्लोमेट जो करियर होता है, बहुत सारे लोग हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि एक डिप्लोमेट की जो लाइफ होती है वो किस तरह की होती है, क्योंकि जो कुछ चुनौतियाँ, या मैं कहूँ कि चुनौती भी है या फैसिनेशन भी है कि आप अलग अलग देशों में जा रहे हैं। चुनौती है कि फिर हर वक्त कुछ साल में आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है, हर कुछ वक्त के बाद नई ज़बान के लोगों के बीच आप हैं, बच्चों के स्कूल का ट्रांसफ़र भी हो रहा है।
तो उस लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या कुछ आपको बहुत फैसिनेटिंग लगा और क्या चैलेंजिंग लगा? सबसे फैसिनेटिंग बात देखिए ये है, क्योंकि जब आप किसी विदेश के किसी भी देश में जाते हैं आप, तो एज अ टूरिस्ट जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ आप उस देश को एक टूरिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना किसी जगह बिताते हैं, वहाँ के लोकल किसी रिक्शे वाले से बात हो गई, किसी टैक्सी वाले से बात हो गई, उससे आप एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि अच्छा ये देश ऐसा है, इस देश में ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब आप एक राजनयिक के रूप में उस देश में पोस्टेड होते हैं 3 साल के लिए, तब आप उस देश का असल में उसका डीएनए क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी अवधारणाएं हैं उस देश के बारे में वो बदल सकती हैं, क्योंकि आप इतनी गहनता से उस देश की सभ्यता, उसके समाज, उसके कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे बहुत बदलाव आ जाता है आपके खुद के जहन में कि वो देश है क्या, व्हाट मेक्स दैट कंट्री टिक, सो टू स्पीक। तो पहली बात तो ये है कि आपको एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उस कंट्री और उस कल्चर के बारे में, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस देश में, तो मैंने तो भारत की बदलती छवि को भी देखा है। जब 1986 में मैंने विदेश सेवा ज्वाइन की, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कोई खास नहीं मानी जाती थी। वो कहते थे ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% पे हम उग रहे थे कोई खास हमको ध्यान नहीं दे रहा था हमारे ऊपर। तो उस समय क्या होता था, ये विदेशी स्पेशली ये अमेरिका से लोग, यूरोप के लोग आते थे और हम लोग को लेक्चर देते थे कि ये ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है आपके यहाँ, कश्मीर पे ठीक नहीं हो रहा है, ये हमें लेक्चर दे के चले जाते थे। और अब देखिए, अब कोई उन चीज़ों की बात नहीं करता, सब कहते हैं भाई साहब हम आपके देश इतनी तरक्की कर रहा है, हम वहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम आपके साथ एक इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और जुड़ना चाहते हैं। तो एक तो उसमें बहुत परिवर्तन आया। दूसरा, फिर भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसमें देखिए कितना विकास हुआ है। तो एक तरह से भारत, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में जाने लगा है कि ये ऐसा देश है जो चंद्रमा के ऊपर, चांद पे भी चला गया है, जो जिसने मंगलयान भी भेज दिया मार्स के लिए। तो ये एक दिखाता है, और प्लस अब हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, तो ये सब दिखाता है कि एक नई छवि भारत की आई है। तो ये भी बहुत फर्क पड़ा है। तो ये तो पॉजिटिव्स हैं कि अब भारत की जो शब्द हैं, भारत की जो छवि है, वो एक बहुत अलग तरह की छवि है, जो 1950 से लेकर जो 1990 तक थी उस छवि से काफ़ी अलग। लेकिन अब नेगेटिव्स भी क्या हैं विदेश सेवा में? सबसे एक नेगेटिव तो आपने बताया है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर। यहाँ पे आप सोचिए, अगर आप यूपी से लेकर केरला चले जाएं तो आपके बच्चे को वहाँ पे दाखिला देना हो तो उसके लिए कितना अनसेटलमेंट है। अब आप मेरे छोटे लड़के वरुण का सोचिए, वो पैदा हुआ अमेरिका में, वो पहला स्कूल गया एडिस अबाबा में, ग्रीक स्कूल था, वहाँ पे वो गया। एडिस अबाबा के बाद हम लोग लंदन गए, फिर वो एक ब्रिटिश स्कूल गया। लंदन के बाद हम लोग इंडिया आ गए, वो यहाँ पे CBSE के संस्कृति स्कूल में गया। यहाँ से फिर हम लोग चले गए जापान, वो वहाँ पे कैनेडियन स्कूल में गया। तो देखिए कितने परिवर्तन आए हैं। हर 3 साल में नए सेट ऑफ दोस्त बनाओ, क्योंकि आप तो छोड़ के जा रहे हैं। और उस ज़माने में तो ये आजकल के ईमेल वगैरह भी नहीं थी जब ये शुरुआत हुई थी। तो गुड बाय हो गया एक बार। हमने ना चाहिए, हर बार आप नए दोस्त बनाइए नए सिरे से। लेकिन उसका एडवांटेज भी है कि वो लोग ग्लोबल सिटीजन बन जाते हैं। उनमें एक तरह से विश्व को समझने की, विश्व का आकलन करने की उनमें क्षमता आ जाती है एक तरह से। तो सर, ये जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताइए कि डिप्लोमेट्स के जो बच्चे होते हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये कौन सा बोर्ड होता है और कैसे वो कंटिन्यूटी बनी रहती है? क्या ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं क्योंकि हर कंट्री का अपना बोर्ड होता है। जैसे आप भारत में देख लीजिए, हमारा अपना एक CBSE बोर्ड है, ISC बोर्ड है, और फिर हर प्रदेश का अपना अपना बोर्ड है। लेकिन इंटरनेशनली आप देखिए तो 2 मेन करिकुलम चलते हैं। एक कहते हैं ब्रिटिश स्कूलिंग और एक होती है अमेरिकन स्टाइल स्कूलिंग, और फिर एक थर्ड है जो IB है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जो यूरोप के देशों में ज़्यादा इस समय प्रचलित है। तो हम लोग जो कोशिश यही करते हैं कि हम या तो अमेरिकन स्कूल में जाएं, या ब्रिटिश स्कूल में जाएं, या IB के स्कूल में जाएं। और यही स्कूल हमारे पैनल्स पे होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं स्कूल में जा सकते हैं जो हमारे दूतावास के पैनल पे होते हैं। तो इस तरह एक तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है कि आपका जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है वो टोटली बदल रहा है। कहाँ आप अफ्रीका में थे, अब आप जिनीवा में आ गए हैं। लेकिन एटलीस्ट कंटिन्यूटी बनी रहती है कि करिकुलम, अगर आप ब्रिटिश स्कूल में थे तो आप चाहेंगे कि अगला स्कूल भी आपका ब्रिटिश वाले ही हो। अमेरिका में थे, अमेरिकी करिकुलम में थे, तो आप चाहेंगे कि अमेरिकी करिकुलम चले। तो एक तरह से थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहती है। बिल्कुल। चलिए, इससे सवाल तो जुड़े और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको बाद में लें। अभी हम उस चीज़ पर आ जाते हैं जो आज की मामले में बहुत ही गरमाया हुआ माहौल। सर, ट्रंप ने जिस तरह की भी स्थितियां पैदा भी की हैं और उसके बाद के जो हालात पैदा हुए हैं, अभी पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि अभी हम क्या ऑफ़र US को कर सकते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं? क्या कर सकते हैं ऑफ़र?
देखिए, पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ऊपर 25% अतिरिक्त सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हैं, क्योंकि हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से एक बहाना है। क्योंकि अगर ट्रंप का असली मुद्दा ये है कि हमें रूस के जो आर्थिक शक्ति है उसको नष्ट करना है ताकि वो यूक्रेन में युद्ध ना कर सके, तो फिर आप चाइना को भी सैंक्शन करिए। बिल्कुल। तो फिर आप ईयू को सैंक्शन करिए। पिछले साल ईयू ने 70 अरब डॉलर का व्यापार किया है रशिया के साथ। अमेरिका ने खुद 3.8 अरब डॉलर का व्यापार किया है रूस के साथ। तो हमें आप सिर्फ क्यों ठोक रहे हैं? अगर आपको रूस का आपको बिल्कुल आर्थिक संबंध खत्म कर देना है विश्व के साथ, तो फिर आप रशियन ऑयल को ही आप सैंक्शन कर दीजिए। आप कह दीजिए कि कोई रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा। ये मत भूलिए कि ट्रंप ने ही 2018-19 में पहले वेनेजुएला का ऑयल रोका था, फिर ईरान का ऑयल रोका था, जिसकी वजह से हमने उन दोनों देशों से ऑयल तेल लेना बंद कर दिया था। तो लेकिन रूस के तेल को आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ही, मैं कहूँगा कि जो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कहा है ना, ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है और अनफेयर है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका तेल से कोई संबंध नहीं। सर, इस पर सिर्फ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि लोगों की दलील है कि अमेरिका का कहना है कि तेल तो देखो चीन भी खरीद रहा है, लेकिन चीन जितना खरीद रहा है वो खुद कंज्यूम कर रहा है। भारत जो आगे इस तेल को रिफाइन करके आगे बेच रहा है और उससे भारत जो प्रॉफिट कमा रहा है, अमेरिका की आपत्ति इस चीज को लेकर है कि भारत भी एक सप्लायर के तौर पर सामने आ रहा है और ये बातों से हजम नहीं हो रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये खरीद कौन रहा है? आपने अगली बात पे जाइए ना। ये तेल कौन खरीद रहा है? खुद खरीद रहा है। ये तेल खुद अमेरिका खरीद रहा है, ये तेल खुद यूरोप खरीद रहा है। और यूरोप ने कहा है क्योंकि एक बार वो रिफाइन हो जाता है भारत में, तब वो रूसी तेल नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेंगे। तो आप मत खरीदो भाई। बिल्कुल, हमने तो आपको नहीं फोर्स किया है कि आप हमारा तेल खरीदो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत खरीदो। जब आप नहीं खरीदोगे तो फिर रिफाइन भी हम नहीं करेंगे उतना ज्यादा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बायर्स नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ही गलत ये आर्गुमेंट है। दूसरी बात आ जाते हैं कि फिर ये सैंक्शंस हमारे ऊपर, जो सैंक्शन वर्ड भी यूज हुआ है, जो वैसे तो ये टैरिफ्स ही हैं, ये क्यों लगे हैं? तो इसके मैं कहूँगा मूलतः 3 कारण हैं। पहला कारण और सबसे ज़रूरी जो कारण है वो ये है कि हमने जो ट्रंप की जो विदेश जो ट्रेड नीति है कि आप दस्तखत कर दो बस, ये हम आपको डील दे रहे हैं, इस डील पर अब आप दस्तखत कर दो। वो चाह रहे थे कि हमें एक्सेस मिल जाए हमारे डेयरी में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो चाह रहे थे कि हम भारत के ऊपर हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स हैं वो थोप दें। वो हमने साफ मना कर दी। हमने कहा ये हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं। 45% भारत के जो वर्कर्स हैं वो इन सेक्टर्स में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, डेयरी में लगे हुए हैं, उसमें लगे, समुद्री उत्पाद में लगे हुए हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम इन सेक्टर्स में ये दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप बाकी सेक्टर्स हैं उसमें हम ज़रूर अमेरिका को जितनी हम छूट दे सकते हैं हम देने को तैयार हैं, लेकिन उन सेक्टर्स में हम नहीं घुसेंगे। ठीक है। तो इससे ट्रंप जो है नाराज़ हो गए, क्योंकि बाकी सब देश जो हैं वो सब ने डॉटेड लाइन पर साइन कर दिया है। आप चाहें ईयू को देखिए, अब ईयू ने क्या डील साइन की है अमेरिका के साथ कि ईयू के जो जितने भी उत्पाद हैं उस पर अमेरिका 15% शुल्क लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, लेकिन अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स ईयू जाएंगे उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अलग से करेगा, इसके अलग से 750 बिलियन तो वो सिर्फ उनसे ऊर्जा खरीदेगा अमेरिका से, और प्लस वो उनके हथियार खरीदेगा अमेरिका से। तो सोचिए किस तरह की डील है। वही डील जापान ने साइन की है, वही डील इंडोनेशिया ने साइन की है, वही डील फिलीपींस ने साइन की है, वही कुल मिलाकर जितने भी देशों के साथ वो इस समय कर रहे थे सबने कुल मिलाकर साइन ही कर दिया। भारत ही एकमात्र होल्ड आउट है जिसने कहा है कि नहीं, हम ये जो रेड लाइंस हैं उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो एक तो ट्रंप उससे खफा है। ठीक। दूसरी, ट्रंप को खुंदक इस बात से है कि भारत ब्रिक्स के सदस्य हैं और उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि ब्रिक्स जो है ये एक एंटी अमेरिका ग्रुपिंग है, जो चाहता है कि जो अमेरिका डॉलर का जो एक स्टेटस है एज अ रिजर्व करेंसी उसको ये बदलना चाहते हैं, ये अमेरिकन डॉलर को हटा के किसी और करेंसी को लगाना चाहते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रंप ने अब शायद 32 बार मेरे ख्याल से कहा है कि मैं ही था जिसने कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर युद्ध को रुकवाया, परमाणु युद्ध होने वाला था उसको मैंने रुकवाया, और हमने तो दरकिनार कर दिया। हमने कहा नहीं, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था, क्योंकि भारत बाहर से मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। और ये तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको कॉल किया और कहा कि भाई साहब रोक दीजिए गोलाबारी, तो हमने कहा ठीक है हम रोक देते हैं, और इस तरह हुई है। लेकिन ट्रंप और पाकिस्तान कह रहा है नहीं, ट्रंप की वजह से ही हुआ है, और उनको मनोनीत कर दिया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो विकास सर, इसी पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये निकलता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ट्रंप की एक शिकायत ये भी है कि हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया। अब इस पर दो तरह की बातें, और आप बतौर डिप्लोमेट आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता।
सवाल ये है कि ये बात ठीक है कि हमने कहा कि अब ट्रंप की इसमें कोई मध्यस्थता नहीं थी, हमने अपने स्तर पर फैसला लिया, लेकिन क्या डिप्लोमेसी में हमें साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का भी ख्याल नहीं रखते कि सामने वाला क्या सोचता है? क्या वो उसको ईगो मसाज पसंद है, क्या उसको चापलूसी पसंद है? और जिस तरह से कहे ना कि ऑफिस में आप कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं करते, लेकिन अगर आपको पता है कि बॉस आया तो मुझे सीट से खड़े हो जाना है या बॉस की शर्ट की तारीफ करनी है क्योंकि आदमी मेरा बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है, तो आप काम के साथ वो दो चीजें कर देते हैं। हमें भले ही पता था कि ट्रंप का इसमें रोल नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका की ताकत से भी हम वाकिफ हैं और वो आदमी क्या चाहता है, कैसे सोचता है, ये भी वाकिफ है, तो क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ऐसी नहीं हो सकती थी जहां हम सीधे तौर पर खारिज भी ना करें लेकिन ऐसा भी कुछ कह दें जिससे उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए? क्या आपको लगता है कि यहां पर वो किस तरह से हो सकता था काम? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी हमसे चूक हो गई, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की पर्सनालिटी हैं, उनकी ईगो को अगर आपने मसाज नहीं किया तो फिर वो कुछ भी आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। और मैंने एक बयान में ये कहा भी है, मैंने कहा है कि हमें ट्रंप के जो रोल था उसको डिसमिस नहीं करके थोड़ा डिस्काउंट कर सकते थे। जैसे कि हम ये कह सकते थे कि हाँ, ट्रंप का एक रोल था, उन्होंने ही पाकिस्तान को समझाया कि भाई साहब ये युद्ध आप जीत नहीं सकते हो, बर्बाद हो जाओगे, ब्रह्मोस ने ऑलरेडी आपके जितने भी एयर बेसेस थे उनको बर्बाद कर दिया है, इसलिए चुपचाप भारत को फ़ोन लगाओ और कहो कि ये हमें माफ़ करो और ये युद्ध विराम करें। तो ये ट्रंप का रोल हो सकता था, क्योंकि मार्को रूबियो वगैरह ने आसिम मुनीर के साथ बातचीत भी की थी इस बारे में लेके। लेकिन हमने ये जो कह दिया कि नहीं, उनका बिल्कुल भी रोल नहीं था और दो टूक कह दिया और अपने पार्लियामेंट में भी हमने कह दिया, तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप को ये बुरा लगा है और ट्रंप ने कहा होगा ठीक है, फिर हम इन भारतीयों को मैं भी मजा चखाता हूँ। ठीक है, अब इसी से दो सवाल और निकलते हैं। पहले अगर मैं टैरिफ वाले पर आऊँ, फिर उससे जुड़ी राजनीति पर आऊँ। अब टैरिफ अगर ट्रंप ने लगाया, अगर आर्थिक तौर पर आप हमें समझाएं, तो इसका इंटेंशन यूएस का ये है कि टैरिफ अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है यूएस में वो चीज़ ना खरीदे जाए और फिर वहाँ पर खुद प्रोड्यूस करें, वहाँ पर नौकरियाँ बढ़ें। ठीक है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो 80 के दशक में भी अमेरिका ने चीनी के इंपोर्ट पर इस तरह से टैरिफ लगा दिया था, लेकिन उस वक्त कोका कोला जैसी कंपनियों को बड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर 2000 के दशक में उन्होंने स्टील पर टैरिफ लगा दिया था, तब वहाँ पर ऑटो इंडस्ट्रीज में कई नौकरी चली गई थी। और फिर जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने चीन से कई तरह के इंपोर्ट पर अगेन टैरिफ लगा दिया था, तो चीन ने जब उस पर बदले की कार्रवाई की तो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। ये तीनों एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अतीत ये बताता है कि सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर आप ना तो नौकरियां पैदा कर सकते हैं, ना ही अपने लिए कोई ज्यादा टैक्स जुटा सकते हैं। तो फिर उसके बाद भी ये चीज इन्होंने लागू की। आपको क्या लग रहा है? मेरे को समझ में परेशानी है उनकी, या कुछ अप्रोच इस बार लगती? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके दिमाग में बैठ चुकी है। वो कहते हैं ना, सबसे खूबसूरत शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में वो टैरिफ है। ये उनके दिमाग में बैठ चुकी है, जबकि हर अर्थशास्त्री ने, एक अर्थशास्त्री आप मुझे दिखा दीजिए जिसने कहा है कि टैरिफ जो है वो समस्या का समाधान है। टैरिफ से समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। ये पहली बात हमें समझना है कि जो अमेरिका का जो ट्रेड, जो व्यापार है, वो इतना इम्बैलेंस क्यों है। अमेरिका का व्यापार का इम्बैलेंस इसलिए है कि अमेरिका बाहर के देशों से ज़्यादा अधिक चीज़ें खरीदता है जितना वो उनको बेचता है। सीधी सी बात ये, तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट आउट ऑफ कंट्रोल है कि आपको चीन से 50 तरह की बारबी डॉल भी खरीदनी है, आपको जापान से निंटेंडो भी खरीदना है, सोनी प्ले स्टेशन भी खरीदना है, और आपके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं जो उनको चाहिए। तो इसकी वजह से जो है आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो एडवर्स हो गया है, क्योंकि आप खरीद रहे हो ज़्यादा, आप बेच रहे हो कम। अब ट्रंप कह रहा है कि नहीं, इसको बदलने का एक ही तरीका है कि मैं इन सब के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। वो टैरिफ से जो है वो बेचना बंद कर देंगे क्योंकि दाम बढ़ जाएंगे, और इस तरह हम अमेरिका में वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। अमेरिका में वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अमेरिका से वो चीज़ें प्रोड्यूस बाहर और जगह क्यों होने लगी? क्योंकि अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट थी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, वो उससे बहुत ज़्यादा थी। इसी को अर्थशास्त्री कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज की एक थ्योरी, कि हर कंट्री का अपना अपना कंपैरेटिव एडवांटेज है। आपका टेक्सटाइल्स में एडवांटेज हो सकता है, आपका इंडस्ट्रियल गुड्स में एडवांटेज हो सकता है, और जो देशों के बीच में आदान प्रदान होता है आयात निर्यात का, वो इसी कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे होता है। क्योंकि अगर हम खुद अपने यहाँ ये एयरबस के प्लेन्स बनाने लगे तो उसकी जो लागत आएगी, जो कॉस्ट आएगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि अगर हम जो एयरबस से खरीदते हैं वो हमें उससे आधे या 1/4 दाम में मिल रहा है, तो हम क्यों खुद बनाएं बैठ के? लेकिन ट्रंप ये नहीं समझ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरा आईफोन का प्रोडक्शन अब अमेरिका में करेंगे। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चाइना ने आईफोन प्रोडक्शन को परफेक्ट किया है पिछले 25 सालों में। अमेरिका, मैंने एक जगह पढ़ा कि एप्पल भी जब अपने अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देता है तो चाइना से इंजीनियर्स उनको बुलाने पड़ते हैं कि भाई साहब इनको प्रशिक्षण दे दो। तो ये दिखाता है कि अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका बहुत अग्रणी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अमेरिकन कंपनी सब कर रही हैं। सोशल मीडिया वगैरह है, उसमें सब अमेरिकन कंपनी लगी हैं। जो युद्ध के हथियार हैं उसमें अमेरिकन कंपनीज बहुत आगे हैं।
तो वो उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है। लेकिन जो ट्रंप ये सोचते हैं कि टैरिफ लगा के मैं अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग पूरी स्थापित कर दूंगा, वो होने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से जो मेरी खुद की धारणा ये है कि इन टैरिफ से अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर ही इवेंचुअली आंच आने वाली है। आ भी रही है वो, आ भी आएगी भी। अभी तो लोगों ने स्टॉक कर रखा था ना, क्योंकि उन्हें पता था टैरिफ आने वाला है, तो भाई 31 अगस्त से पहले जितना मंगवा सकते हो मंगवा लो टाइप्स। लेकिन अब तो वो डेडलाइंस आके जा चुकी हैं, इसलिए अब तो टैरिफ लग ही जाएंगे। भारत के ऊपर भी कल से टैरिफ लग जाएगा, बिल्कुल 25% अतिरिक्त। तो अब क्या होगा, जो इंपोर्टर्स हैं या तो वो इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, और अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो फिर वो पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर्स को कि भाई पहले दाम बारबी डॉल का था $8, अब इस पर टैरिफ लग के ये दाम हो गया है $12, तो अब $12 दीजिए। बिल्कुल। और दूसरा सर, यही टैरिफ की पॉलिटिक्स अगर वो भारत के ऊपर जो उन्होंने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, अगर इसके पीछे ट्रंप की सोच ये थी कि रूस को चूंकि पनिश करना है, ठीक है, तो भारत को एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करो, है ना। लेकिन क्या ट्रंप को ये समझ में नहीं था कि अगर वो 50% टैरिफ लगा देंगे तो इतने टैरिफ के बाद तो भारतीय कंपनियों के लिए, भारत के लिए कोई सामान वैसे भी वहां पर जो है बेचना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप भारत की गर्दन दबाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, भारत और रूस के और नजदीक जाएगा। तो क्या ये खराब पॉलिटिक्स भी नहीं थी? बिल्कुल खराब पॉलिटिक्स है, एब्सोल्युटली। यही तो मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि अगर आपको वाकई रशिया को परेशान करना है, रशिया को आपको के ऊपर प्रतिबंध लगाने, तो पूरे रशियन ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दो। आप चाइना के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दो कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर मैं 25% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, रशिया से तेल बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन वो आप कर नहीं रहे हो। तो इसका इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रशिया तेल का जो उन्होंने ये कहा है, ये एक बहाना है। असली में वो नाखुश हैं कि हमने उनकी ट्रेड डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, और ये हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक है। क्योंकि अब कल से देखिए अब क्या होगा। ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट्स आ रही हैं सूरत वगैरह से कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उनकी फैक्ट्रियों में इस समय एकदम मंदी चल रही है। सब उनको वर्कर्स को डिसबैंड करना पड़ेगा, उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो उन्हें लग रहा है कि जब हाहाकार इतनी ज़्यादा होगी तो शायद भारत कहे कि अच्छा भाई चलो जो भी डील है हम करने को तैयार है। लेकिन वो भारत को समझते नहीं है। भारत ऐसा देश नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी अभी कहा है कि ये 50% जो है अतिरिक्त शुल्क जो हमारे ऊपर लगा है उसे हम सहन कर लेंगे, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसे हम कह रहे हैं सामरिक स्वायत्तता, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अपने जो स्मॉल फार्मर्स हैं, हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, फिशरीज़ में जो हमारे लोग लगे हैं, उनके साथ हम धोखा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सर इसी में जो तीसरा एक पॉलिटिक्स का सवाल और निकलता है कि अगर ट्रंप ने जब सीज फायर वो सो कॉल्ड करवाया और वो भारत से उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी या भारत सरकार खुलकर कहे कि हाँ ट्रंप का इसमें हाथ था, मैं ये सोचता हूं कि ट्रंप को या ट्रंप के आसपास जो भी उनके सलाहकार हैं, क्या वो उनको नहीं बताते होंगे कि जिस हालात में वो सीज फायर हुआ, क्या भारत सरकार के लिए मुमकिन है कि वो पब्लिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज करे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो भारत सरकार के लिए संभव नहीं है। और राजनेता होने के नाते क्या आपको नहीं समझना चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए राजनीतिक तौर पर संभव नहीं है उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर ट्रंप भारत को कहते हैं कि आप डेयरी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, हमारे एग्री सेक्टर हमारे लिए खोल दीजिए, भारत सरकार राजनीतिक कारणों से नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सेक्टर में हैं। दूसरी तरफ यही ट्रंप जो है, जो जिन स्टेट से उनको बहुत ज़्यादा अगर वोट मिला, अगर मैं उनके नाम लूँ, आयोवा और विस्कॉन्सिन स्टेट है जहाँ से ट्रंप चुनकर आए हैं, बहुत ज़्यादा उनको वहाँ वोट मिले हैं। वहाँ पर सोयाबीन है, कॉर्न है, मस्टर्ड की काफ़ी पैदावार होती है। ट्रंप की सोच ये है कि सारी चीज़ें भारत में खपाई जाए। मतलब आप अपनी राजनीति में तो देख रहे हैं कि मेरा वोटर क्या चाहता है, लेकिन सामने वाले को जब फोर्स कर रहे हैं तो ये नहीं सोच रहा कि उसका वोटर उससे क्या चाहता है। तो इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ तो आपने बात की कि ट्रंप के सलाहकार उनको ये सलाह नहीं दे रहे हैं क्या, तो सलाहकार अब है ही नहीं, क्योंकि पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ध्वस्त कर दिया गया है। इस समय सिर्फ सर्वा वहाँ सिर्फ ट्रंप है। वही जो सवेरे उठ के कहते हैं कि यही होगा, सूरज आज यहाँ से निकलेगा, तो सब कहते हैं सर सूरज आज यहीं से निकलेगा। तो इसलिए एक तो पहली बात ये है कि जो कई तरह के चैनल्स होते थे हमारे पास कि हम स्टेट डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, अब अमेरिका में सोचिए उनका 7 महीने से कोई राजदूत तक नहीं है भारत में, तो हम किससे बात करें। तो इसलिए ट्रंप, एक तो ट्रंप ही हैं सब कुछ, वहाँ पे और कोई नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी पूरी फिलॉसफी है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इसी पे आधारित है कि सब कुछ अमेरिका में होगा और बाकी देशों में जो हाहाकार मच जाए तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत गलत फिलॉसफी है, बिकॉज असली ट्रेड, अच्छी ट्रेड डील्स उनको कहते हैं जिसको हम कहें कि इसमें विन विन सिचुएशन है, कि भाई आपको भी कुछ अच्छा मिले और जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको भी ये ना लगे कि हमें बहुत ख़राब डील मिल गई है। तभी ये बात आगे बढ़ेगी, तभी दोनों मिल के काम करेंगे। लेकिन ट्रंप ज़ीरो सम गेम में विश्वास रखते हैं कि अगर मैं 100 हूँ तो आप 0 हो, अगर मैं 40 हूँ तो आप 60 हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, वो उनका पलड़ा भारी हो
और दूसरे का पलड़ा नीचे जाए। हाँ, लेकिन सर आप इसको अगेन फिर आपने बड़ी अच्छी बात कही और ये अपने आप में, पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये अपने आप में कितना खतरनाक बात है, कितनी रिस्की बात है कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर आदमी है, जो कैसे सोचता है कोई नहीं जानता, बहुत उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है सोच में, और ऊपर से उसने कोई सलाहकार भी नहीं रखा हुआ। तो मतलब दुनिया सबसे ताकतवर आदमी की सनक के ऊपर निर्भर है कि उसकी सनक पर क्या आ जाए। ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक है? दुनिया के लिए बिल्कुल खतरनाक है और हम देख ही रहे हैं इसके नतीजे। गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध में ट्रम्प साहब बहुत कोशिश कर रहे थे कि शायद उनको नोबेल शांति पुरस्कार रशिया यूक्रेन के लिए मिल जाए, लेकिन वो अलास्का की समिट हुई, उसके बाद ज़ेलेंस्की को बुलाया गया और अब रशिया ने साफ कह दिया है हमें ज़ेलेंस्की से कोई लेना देना नहीं। ये कौन आदमी है? ये तो हमारे मतलब कि ये तो हमारे बराबरी का। ज़ेलेंस्की बेचारे रो रहे थे कि मुझे भी तो ले जाओ मीटिंग में। तो बातें नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। तो इसलिए यही है कि देखिए, जब तक कि आप चीज़ों के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर ना करें। ट्रम्प का मानना ये है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है उनकी कि वो फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी से ही बस 2 वॉरिंग पार्टीज़ को साथ ले आएंगे और वो कर देंगे डील। अब 6 डील वो कर चुके हैं, जैसे कि वो कहते हैं भारत पाकिस्तान की डील की, फिर वो कहते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की डील उन्होंने की, फिर वो कहते हैं रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की उन्होंने डील की, फिर वो कहते हैं आर्मीनिया और अजरबैजान की उन्होंने डील की, फिर वो कहते हैं कोसोवो और सर्बिया की उन्होंने डील की। लेकिन ये सब उस तरह की डील हैं कि बस फोटो आप कर दी आपने, लेकिन जो असली में जो अंडरलाइंग उसके कारण थे उनके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। क्योंकि ये जो डील्स अगर आप देखिए, पहले जो डील्स का आप इतिहास देखिए, तो एक बहुत ग्राउंड वर्क ले किया जाता है। उसके बाद जो है डेलीगेशंस मीट करते हैं, थ्रैश आउट करते हैं मोडालिटीज़ की कैसे होगा। अब रशिया और यूक्रेन को ही देखिए आप, उनका इतना बड़ा एक बॉर्डर है। यूक्रेन चाहता है सिक्योरिटी गारंटीज़, रशिया कह रहा है कि ये सिक्योरिटी गारंटीज़ नेटो नहीं दे सकता है, तो कौन देगा फिर? तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो असली जो मुद्दे हैं उनको तो आपने नज़रअंदाज किया हुआ है। आपने सिर्फ ये कहा है कि भाई तुम उनको ये टेरिटरी दे दो, वो तुम्हें शांति दे देंगे। बट शांति कैसे दे देंगे? यूक्रेन चाहता है कि हमें ऐसी गारंटी चाहिए कि हमने ये लैंड दे भी दी उन्हें, डॉनबास उनका हो भी गया, कि उसके बाद कोई नया अटैक नहीं होगा हमारे ऊपर। क्या गारंटी है? क्योंकि 2014 में क्राइमिया पे हमला हुआ, क्राइमिया चला गया। 2022 में ये डॉनबास पे हमला हुआ, वो 4 इलाके रशिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिए हैं कि ये हमारी टेरिटरीज हो गई हैं। तो यूक्रेन कह रहा है अगर वो हम दे भी दें तो उसके बाद क्या गारंटी है कि नई अटैक्स नहीं होंगे हमारे ऊपर? तो उस पर कोई कोई रजामंदी नहीं हुई है, क्योंकि रशिया कह रहा है कि हमें वीटो चाहिए कि सिक्योरिटी गारंटीज़ कौन दे रहा है, और बिना सिक्योरिटी गारंटीज़ के इट्स नॉट वर्थ द पेपर इट इज़ रिटन ऑन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये कि आप एक समिट कर लीजिए बिना किसी प्रिपरेशन के, ये मेरे ख्याल से ये अच्छा मॉडल नहीं है। बिल्कुल। और इसमें सर एक भारत को लेकर अगर मैं फिर कहूं कि ट्रंप ने रशिया के साथ जो लड़ाई है या रशिया पर दबाव बनाने के लिए जिस तरह भारत को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया, ये चीज़ इसलिए भी थोड़ी हैरान करती है कि अगर कोई भी लड़ाई होती है तो अगर आप किसी आदमी को कोलेटरल डैमेज के तौर पर भी देखते हैं किसी मुल्क को भी, तो वो बहुत छोटा होता है, उसके स्टेक बहुत छोटे होते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो आपके लिए एशिया पैसिफिक में इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, आपने उसको कोलेटरल डैमेज में कैसे शामिल कर दिया कि ठीक है रशिया और हमारी तनातनी चल रही है, भारत की बाह मरोड़ते हैं, कोई बात नहीं, भारत से हमारे रिश्ते टूट जाएं। ये इसको कैसे एक्सप्लेन नहीं, मैं तो इसको कोलैटरल डैमेज भी नहीं करूं, मैं तो कह रहा हूं ये सिर्फ एक बहाना है। क्योंकि ये हम लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं कि वो हमारे ऊपर इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि हम रशिया के साथ आयात कर रहे हैं। अरे भाई, रशिया के साथ तो चीन सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, चीन के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। तुर्की आयात कर रहा है, तुर्की के ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाए आपने? 20% रशिया की जो नेचुरल गैस है वो यूरोपियन यूनियन ले रहा है हर साल, उसके ऊपर आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, ये एक बहाना है, ये एक सिर्फ दिखावा है। असली में ये हमारे ऊपर ये टैरिफ्स इसलिए लगाए गए हैं कि किसी तरह से इंडिया की गर्दन और मरोड़ी जाए कि वो जो है फाइनली ट्रेड डील पे जो हम चाहते हैं वो दे दें। मेरा मानना यही है, क्योंकि अगर आप रशिया को प्रतिबंधित करना चाहते हैं तो आपके पास कई हथियार मौजूद हैं। जैसे आपने ईरान और वेनेजुएला के तेल को रोका था, आप कह दीजिए कि रशियन क्रूड को अब हम मार्केट में आने ही नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रशियन क्रूड अगर मार्केट से कम्प्लीटली हट गया तो आप सोचिए उसके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि अमेरिका में ही जो पर गैलन जो प्राइस है उस पर कम से कम $10 की वृद्धि आ जाएगी। और ट्रंप ने यह भी प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तेल की कीमत नहीं बढ़ने दूंगा, तो तेल की कीमत तो बढ़ेगी। रशिया इस समय विश्व का 2nd लार्जेस्ट सप्लायर है ऑयल का। अगर आप रशियन ऑयल को हटा देंगे सप्लाई से तो फिर नेचुरली अभाव हो जाएगा, और जब अभाव होगा तो दाम बढ़ेंगे, तो वो भी आप नहीं चाहते हैं। और हरदीप पुरी जी ने तो खुद ये खुलासा किया कि हमें तो अमेरिका ने ही कहा था बिल्कुल कि भाई आप खरीदो ताकि ये जो पूरी है
कीमतें इसकी कंट्रोल में रहें, क्योंकि अगर रशिया से आने वाला तेल रुक जाएगा तो फिर ओवरऑल कीमतें बढ़ेगी, उसका नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था। हम लोग ने ही ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज किया रशिया से तेल लेके, इसीलिए जो हमारा पहले हम 1% लेते थे रशिया से ऑयल, वो हम 36% पे इसीलिए चले गए क्योंकि अमेरिका ने ही कहा कि भाई इस तेल को बाहर ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, आप कैप के अंडर में ले लो। उन्होंने एक प्राइस कैप लगा दी जो इस समय शायद $47 पर बैरल है। तो उन्होंने कहा था इस कैप के नीचे से आपको लेना है, तो रशिया वैसे भी हमको डिस्काउंट पे बेच रहा था, तो हमारा भी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि आपको पता है 88% जो हमारा तेल है वो आयात होता है, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो उसके ऊपर हमारा कितना बड़ा इंपोर्ट बिल आ जाता है उसकी वजह से। तो जहाँ हमें सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से लेंगे। फिर अगर अमेरिका कहता है कि हम भी आपको जिस दाम पे रशिया दे रहा है हम आपको देने को तैयार है, तो हम अमेरिका से लेने को तैयार हो जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन वो तो आप दे नहीं रहे हैं, और जो हमें दे रहा है उसको भी आप रोकना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ये इवेंचुअली एक ये बहाना है, क्योंकि अगर आपको वाकई रशिया के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर डालना है तो फिर रशियन ऑयल को रोक दो आप, और रशिया के जितने भी पार्टनर्स हैं सबको आप सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दो, सबके ऊपर आप टैरिफ्स लगा दो, तो रशिया के नेचुरल सप्लाई एकदम रुक जाएगी, चोक हो जाएगा। विकास सर, इसी से एक बड़ा सवाल ये निकलता है, लोगों का कहना है कि अब अमेरिका ने जो भारत के प्रति रवैया दिखाया उसके बाद भारत फिर अब चीन के नज़दीक आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से चीन के विदेश मंत्री आए, या पीएम भी जाएंगे एससीओ समिट में वहाँ भाग लेने, लेकिन और चीन ने भी जो कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रखा था, है ना, जिसमें टनल बोरिंग मशीन थी और बाकी सामान, वो हमें दोबारा से देगा। देखने पर लग रहा है कि संबंध दोबारा सामान्य हो रहे हैं, लेकिन चीन का जो अतीत रहा है, चीन के साथ संबंधों में हमें एक तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए और किस हद तक हम आगे जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये सिर्फ जो अमेरिका ने हमारे साथ किया है उसकी वजह से हम ऑन द रिबाउंड चीन की बाहों में जा रहे हैं, वो गलत होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अक्टूबर 2024 में शुरू हो गया था, जब प्रधानमंत्री गए थे और शी जिनपिंग से कजान में मुलाकात हुई थी। तब डिसीजन हो गया था कि एटलीस्ट हम वो डी एस्केलेशन वगैरह करेंगे, जो ट्रूप्स इस समय 50,000 ट्रूप्स दोनों साइड पे खड़े हुए हैं लद्दाख में, उस पर हम काम करेंगे। तो ये उसी प्रक्रिया का मेरे ख्याल से अगला स्टेप है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप ने जो किया है उससे इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई है इसमें, क्योंकि अब हम और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि फैसले अब कई हो गए हैं, डायरेक्ट एयरलिंक्स दोबारा स्थापित की जाएंगी, हम वीज़ाज़ देना शुरू करेंगे, चाइना ने वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से प्रारंभ करवा दिया है। तो कई चीज़ों में नॉर्मलसी आई है, लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि हम चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इस समय चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। क्योंकि 2022 में जो गलवान में हुआ वो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू हुआ, क्योंकि उसके पहले पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी बॉर्डर के ऊपर में, कोई भी बुलेट भी एक्सचेंज नहीं की गई थी, जैसे कहते हैं ना, शांत बॉर्डर था वो। और सडनली चाइना ने स्टेटस को वहाँ बदलने की कोशिश की, और उसका रीज़न ये था क्योंकि हम भी उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे बॉर्डर पे, और चाइना को लगा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो कल को अगर कोई युद्ध होता है तो इनके भी जो आर्मी वगैरह है वो बहुत तेज़ी से वहाँ आ सकती है, तो उसको रोको। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने गलवान किया कि शायद इंडिया डर जाएगा और छोड़ के भाग जाएगा। हमने कहा नहीं जा, हम तो नहीं, हम तो डट गए। हमने कहा आप 50,000 लगाओगे तो हम भी 50,000 लगाएंगे। और फिर धीरे धीरे फिर वो 3 साल आई बॉल टू आई बॉल चला, फिर धीरे धीरे डी इंडक्शन हुआ है। बट ये बात आपकी सही है कि हम चाइना को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं इस समय। सिर्फ यही है, वो एनिमीज माई फ्रेंड टाइप वाला जो लॉजिक जैसे कहते हैं ना, कि भाई चाइना के वो भी इस समय अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है। सो चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो जाए, क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं है। हो सकता है चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डील भी हो सकती है, और हो सकता है चाइना के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शन भी लग सकते हैं। अभी 90 दिन का एक तरह से छूट उन्हें फिर मिल गई है, लेकिन 90 दिन के बाद क्या होगा अब हम लोग में से कोई नहीं कह सकता। तो चाइना भी चाहता था और भारत भी चाहता है कि भारत के ऑप्शंस बढ़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, अगर हमारे करीब 55% जो हमारा निर्यात था अमेरिका के लिए, वो अगर बंद हो जाता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो फिर हमें नए मार्केट चाहिए। तो अगर चाइना तैयार है हमारे गुड्स लेने के लिए, अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA कर लेते हैं, अगर हम बाकी जो आसियान के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाते हैं, तो हमें ऑप्शंस कई मिल जाते हैं, जिससे ये जो मैं क्या कहूँ जो ब्लो हमें मिल रहा है US के साइड से, वो शायद थोड़ा हल्का हो जाए। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये, हमारे अपने एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव तभी हो सकते हैं जबकि उसमें जो उनकी इनपुट्स हैं वो हमें अच्छे दाम पे मिले। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना से ही जो हमें इनपुट्स हैं वो सबसे कम दाम पे मिलती हैं। बिल्कुल, अभी भी 60-70% जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी जो APIs हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो चाइना से ही आते हैं। फिर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे वो ताला बनाने वाला है, चाहे
छोटे से छोटा व्यापारी भी है, वो भी चीज़, उसका सामान जो है, साजो सामान तो उसका चाइना से ही आ रहा है ना, रॉ मटेरियल्स, जिसको फिर हम बना के आगे निर्यात करते हैं। तो हमारे सप्लाई चेन में भी चाइना का अच्छा खासा योगदान है, जिसको हम इमीडिएटली हम बंद नहीं कर सकते हैं उस चेन को। धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं हर क्षेत्र में, लेकिन हम तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से चाइना के साथ हमें एक वाया मीडिया निकालना है कि किस तरह हम बॉर्डर सिचुएशन को मैनेज करें और बाकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से सहयोग को कैसे हम प्रगाढ़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि चाइना के साथ जो हमारे संबंधों का 75-80 साल का इतिहास रहा है, उस पर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा और बेहतर तरीके से बताइए। अगर मैं 47 से पहले की बात करूं और हम चाइना और भारत के अगर संबंध देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत एक सॉफ्ट कॉर्नर था चाइना को लेकर। जापान और चाइना युद्ध हुआ तब भी भारत की हमदर्दी चीन के साथ थी। फिर 47 के बाद भी भारत उन शुरुआती देशों में था जिन्होंने चीन को मान्यता दी जब यूरोप नहीं दे रहा था या अमेरिका नहीं दे रहा था। फिर पंचशील समझौता भी हुआ, फिर हमने देखा कि कुछ हालात बने, 62 हुआ, फिर दोनों देशों के बीच में काफ़ी साल तक फिर तनाव रहा। और फिर जब बाजार भारत ने अपना खोला और चीन को भी ऐसा लगा कि अब भारत जिद नहीं कर अक्साई चीन को लेकर, तो फिर संबंध सामान्य हुए। मोदी जी पीएम बने तो फिर 18 बार मुलाकात हुई, फिर गलवान हुआ, फिर संबंध पाकिस्तान की वजह से खराब हुए, फिर संबंध अब दोबारा नॉर्मल हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आपको क्या लग रहा है कि कौन सी अभी ऐसी रेड लाइंस है जिनको बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ऐसे कुछ मुद्दे इनको सॉर्ट आउट हम करें तो चीन से हमारे संबंध सामान्य हो सकता है? तो देखिए, आपने खुद ही बहुत अच्छी तरह से समराइज़ कर दिया है जो भारत का रिश्ता रहा है चीन के साथ 1947 से लेकर। तो पहली बात तो ये है कि जब शुरुआत हुई थी, जब हम डीकोलोनाइज हुए थे, तब चाइना के साथ एक नेचुरल एफिनिटी थी हमारी, इसलिए क्योंकि चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री थी। कई लोग ये भूल जाते हैं, 1980 तक भारत और चाइना का जो जीडीपी है, भारत और चीन का जीडीपी एक था। माने बल्कि हम शायद थोड़ा सा ऊपर ही थे उनसे। हाँ जी, भारत और चाइना का जीडीपी एक जैसा था। सबसे फ़र्क क्या आया है कि चाइना ने जो अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन है वो 1978 में शुरू किया, हमने 1991 में शुरू किया। तो चाइना ने हमारे ऊपर 13 साल की बढ़त, हाँ 13 साल की जो बढ़त है, वही लोग कहते हैं कि चाइना हमसे 15 से 18 साल आगे है। तो ये है एक, तो ये बात ये है। दूसरा, उसके बाद फिर आपको पता है 1962 का जो युद्ध हुआ, उसने बहुत बड़ा स्कार छोड़ा हमारे साइकी के ऊपर, और उसके बाद चाइना के साथ जो संबंध थे वो एकदम डीप फ्रीज में चले गए, काल कोठरी में बंद कर दिए गए, कुछ नहीं हुआ। तब जबकि राजीव गांधी की विजिट हुई चाइना में, उसके बाद फिर हमने वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की, कम से कम चलिए अब हम दोबारा बात करते हैं। हमारा चाइना इस समय जो है 38,000 किलोमीटर वो हथिया के बैठा है अक्साई चेन वाला, और चाइना 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की मांग कर रहा है जो अरुणाचल प्रदेश की साइड में। तो अगर आप देखिए तो अच्छा खासा डिमांड है चाइना का। तो इसलिए ये कहना कि हम चाइना के साथ दोस्त हो जाएंगे इमीडिएटली, ये तो पॉसिबल है नहीं। हमने सिर्फ ये किया कि चलिए चाइना की आर्थिक प्रगति को देखते हुए हमने ये प्रैग्मेटिक फैसला लिया कि अगर हम बॉर्डर को ट्रैंक्विल कर दें, कि बॉर्डर पे कम से कम शांति रहे, तब हम बाकी चीज़ों में फिर बात कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी जब आए, प्रधानमंत्री बने और चीन के साथ जो उन्होंने बढ़त शुरू की, तब उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब तक कि ये बॉर्डर का इशू हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक बाकी जो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशन जो हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। वो चाइना चाहता नहीं है। हाँ। चाइना कहता है कि नहीं, बॉर्डर को छोड़ दो, बॉर्डर जो है वो तो एक लेगेसी है, वो उस पर बात होती रहेगी, लेकिन बाकी चीज़ों में निवेश जो है वो आप बढ़ाते रहिए। तो वो भी हो रहा था, लेकिन फिर ये गलवान हो गया 2020 में। और उसके बाद आपको पता है हमने चाइना के 59 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, टिकटॉक वगैरह सब बंद कर दिए गए, चाइनीज़ निवेश के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाए। अब फिर से एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिक्स फिर बदल रही है, और चाइना भी चाहता है कि हम भारत के साथ संबंध थोड़े नॉर्मल करें। तो मेरे ख्याल से दोनों देश फूंक के कदम रख रहे हैं, लेकिन कम से कम कदम रख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने जो बात की कि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को हमेशा कहता है इसको साइड में रखो, क्या चाइना की उसके पीछे सोच ये है कि अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया तो भारत इस कम से कम बॉर्डर के फ्रंट पे निश्चित हो जाएगा और फिर अपना सारा फोकस पाकिस्तान की तरफ ले जाएगा, और फिर हो सकता है पीओके के लेकर भी कोई एक्शन हम लें, और चूंकि चाइना के खुद के इंटरेस्ट वहां पर है, इसलिए चाइना सारी कंफ्यूजन बना के रखना चाहता है और भारत पे दबाव के लिए वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि देखिए उन्हें भी पता है कि जब सेटलमेंट होगा तो फिर जो अभी हथिया के बैठे हैं वो तो फिर नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से चाइना भी जानता है कि जो फाइनल सेटलमेंट है वो किन टर्म्स पे होगा। अब हम लोग ने वी हैव एग्रीड ऑन सम प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे सेटलमेंट होगा, लेकिन उसके बाद से बात आगे नहीं बढ़ी है। तो अब आपने देखा होगा जो वांग यी आए थे, तो बॉर्डर मैकेनिज्म पे भी 3 और वर्किंग ग्रुप बना दिए गए हैं। तो अब देखना है कि उस पर कोई प्रगति होती है कि नहीं। मैप्स वगैरह, मैप्स तक एक्सचेंज नहीं हुए हैं। आप सोचिए जो पेचीदा वाले सेक्टर्स हैं उस पर मैप्स तक नहीं एक्सचेंज हुए हैं कि भाई बताओ तो आपने, क्योंकि चाइना को फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि किस बेसिस पे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी टेरिटरी है।
तो अभी तक वो सब कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये अभी बहुत पेचीदा मामला है और इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन चीन ये चाहता है कि कम से कम बॉर्डर पे बात चलती रहे, लेकिन बाकी चीज़ों पे हम उसको व्यवधान ना बनाएं। लेकिन सर ये जो चीन की अपेक्षाएं हैं कि तुम तो अरुणाचल पर तुम क्लेम करेंगे, अक्साई चीन पे तुम बात मत करो, लेकिन तुम ये कहो कि तुम वन चाइना पॉलिसी से एग्री करते हो और ताइवान पे तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और भारत, अभी जब ये मीटिंग हुई थी तो चीन के मीडिया ने शायद ये अफवाह भी उड़ाई कि भारत ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है और ताइवान को वो चीन का पार्ट मानता है। ये किस तरह की अपेक्षा है? नहीं, देखिए, ये तो फैक्ट है कि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है वन चाइना पॉलिसी, लेकिन वन चाइना पॉलिसी की एडवांटेज ये है कि हो सकता है ताइवान है असली चाइना, अमेरिका भी तो, हाँ, माने इन द सेंस कि भाई हम ये कहते हैं कि एक ही चाइना है, एक ही चीन है, लेकिन अब वो चीन आप हैं या ये हैं, ये तो फिर ये चीज़ हम स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, कि हम वो इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहते हैं। अब चाइना चाहता है कि हम स्पष्ट रूप से कहें कि हाँ, ताइवान आपका हिस्सा है और ताइवान के साथ हम केवल सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रखेंगे, कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल संबंध आप एक सिर्फ देश के साथ रख सकते हैं और वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश नहीं मानता है। तो उसी पे हमने ऑब्जेक्शन किया कि हमने ऐसी कोई शब्द नहीं कही है, हमने सिर्फ ये कहा है कि हाँ, वन चाइना पॉलिसी जो है वो है। तो लेकिन अब यही जो आप बात कर रहे हैं कि चाइना चाह रहा है कि उन्हीं के जितना वो चाहते हैं ना कि बस सब चीज़ उन्हीं के अनुसार हो, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सर, एक हमारे दर्शकों को थोड़ा तिब्बत को लेकर बताइए। खांडू जी ने कुछ वक्त पहले एक स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी साल बाद इस तरह का स्टेटमेंट भारतीय नेता की तरफ से आया कि भारत का जो बॉर्डर है वो चीन से नहीं लगता, तिब्बत से लगता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि तिब्बत पर भारत ने बहुत जल्दी गिव इन एक तरह से कर दिया था। आपको क्या लग रहा है कि उसमें हमारी रणनीति शुरू से क्या रही है और क्या अप्रोच होनी चाहिए थी? क्योंकि अब तो हम नाम ही नहीं लेते हैं। अब तो ये बहुत 1950 की बात है, जब दलाई लामा वहाँ से भाग के आए थे वगैरह, तो उसके बाद से तो मेरे ख्याल से मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द रिवर्स। तो अब पता नहीं हम वो खोल सकते हैं उस चैप्टर को या नहीं। तो जो अगर हमसे एक स्ट्रेटेजिक सामरिक एक हमसे गलती अगर हुई है तो वो उसी समय हो गई थी कि अगर हम कहते कि तिब्बत जो है चीन का असली हिस्सा नहीं है या एक ऑटोनमस रीजन है, तब फिर अलग एक वो हो सकता था। लेकिन उस समय जो थिंकिंग यही थी कि नहीं, चीन के साथ समझौता करना बेहतर है, उनके साथ इस इशू को, इस मुद्दे को मेन मुद्दा बनाना सही नहीं होगा। तो जो भी गलतियां हो गई वो तो हो चुकी हैं। अब बहुत मुश्किल होगा उस चैप्टर को दोबारा खोलना मेरे ख्याल से। सर, एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि ये कहना कि अब तिब्बत को हम एक इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। दलाई लामा भी आप देखिए, वो कहते हैं कि भाई चीन को हमारी जो वो क्या कहते हैं, चाइना शुड रिस्पेक्ट आवर, हमारे कल्चरल और रिलीजियस राइट्स को हैं उनको चीन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चीन जो है वहाँ के पूरा सभ्यता को ही नष्ट करना चाहता है ना। अमेरिका का सर एक आपत्ति भारत को लेकर ये भी थी कि जब उसने क्वाड बनाया उसके बाद से कि तुम इस एरिया में चाइना पर थोड़ा प्रेशर डालो, और भारत की तरफ से जब ऐसा कुछ नहीं आया तो ये आपत्ति कहा जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से, आप बेहतर बता पाएंगे, भारत ने अब कुछ नहीं किया तो अमेरिका की आपत्ति भी थी। लेकिन हमने देखा कि जब पाकिस्तान के साथ जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने अचानक से, मैंने खांडू जी के एक स्टेटमेंट का जिक्र किया, फिर किरेन रिजिजू साहब वहाँ भी गए थे, दलाई लामा का जब जन्मदिन था, फिर मोदी जी ने भी काफ़ी वक्त के बाद या शायद पहली बार बधाई भी उनको दी, तो ऐसा लगा कि भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। और फिर जब अमेरिका ने ऐसा किया तो फिर सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। तो अगेन फिर मैं वही सवाल पूछूंगा कि चाइना के साथ ये दबाव बनाना है, दोस्ती करनी है, इसका संतुलन क्या होना चाहिए? नहीं, इसका संतुलन ये होना चाहिए, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है कि चाइना किस तरह की रणनीति हमारे खिलाफ अपना रहा है। अगर चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाएगा तो फिर हमें भी रणनीति अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर चाइना सॉफ्ट हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, बॉर्डर वगैरह इशू को हम आपके साथ मिल बैठकर हम सेटल करना चाहते हैं, तो हमारी रणनीति अलग होगी। अब क्वाड को ही आप देखिए, क्वाड जब शुरुआत हुई थी तो एक बहुत लो लेवल का मैकेनिज्म था। फिर ट्रंप ने अपने पहले टर्म में जब प्रथम बार राष्ट्रपति बने तब उन्होंने उसको अपग्रेड करके उसको लीडर्स के लेवल पे वो ले आए। अब सवाल ये है, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो खटपट चल रही है कि जो क्वाड समिट है जो भारत में होनी है नवंबर में, वो होगी भी या नहीं होगी, ट्रंप आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब निर्भर करता है कि ये जो इस समय जो खटपट चल रही है उसका निवारण कैसे होता है। तो सर, आपने क्वाड का जिक्र किया, अगेन मैं एक दो एक्सपर्ट से और भी पूछता हूँ और आप शायद सबसे योग्य व्यक्ति इसका जवाब देने के लिए, कि आपने कहा कि ब्रिक्स को लेकर अमेरिका की आपत्ति है, चीन की आपत्ति क्वाड को लेकर है, अमेरिका की आपत्ति एससीओ को लेकर भी है कि तुम एक ऐसे ग्रुप में हो। तो अब
एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पे चलता है, दूसरी तरफ इसको टर्म दिया जाता है कि मल्टी अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट नहीं है, इसको स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात भी हम करते हैं। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? क्या है नॉन अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइनमेंट है, क्या है ये? नहीं, देखिए, नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता जो थी वो तो नेहरू जी के ज़माने का एक तरह से दृष्टिकोण था, तो वो रही, और वो मेरे ख्याल से वो गुट निरपेक्षता एक तरह से हमारे डीएनए में आ गई कि हम हम इतने बड़े देश हैं और इतने गर्वशाली देश हैं कि हम किसी देश के पिछलग्गू नहीं बन सकते हैं, किसी कैंप के हम एक फॉलोअर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए गुट निरपेक्षता हमको सूट कर रही थी, क्योंकि उस समय आपको पता है जब शीत युद्ध हुआ, कोल्ड वॉर, तो वो जो विश्व है वो दो भाग में डिवाइडेड हो गया। एक तरफ वॉर्सो पैक्ट था, एक तरफ नेटो था। हमने कहा ना हम इधर ज्वाइन करेंगे ना हम इधर ज्वाइन करेंगे, हम अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व रखेंगे और हम स्वतंत्र विचार रखेंगे, हम इशू बेस्ड बिल्कुल इश्यूज को लेके हम अपने समर्थन देंगे। तो वो ही, उसी को ही मैं कहूँगा जो नॉन अलाइनमेंट थी वो अब एक तरह से मॉर्फ कर गई है इनटू मल्टी अलाइनमेंट, क्योंकि हम मानते हैं कि जो विश्व है वो, उसमें जो ध्रुवीकरण है वो अब कोई एक देश नहीं है जो कह सकते हैं कि हम सोल सुपर पावर है। इस समय एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत जो है वो भी एक पोल है, ईयू भी एक पोल है, अमेरिका भी एक पोल है, रशिया भी एक पोल है, अफ्रीका भी एक पोल है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी के साथ हम बातचीत कर सकें, और भारत के विदेश नीति की यूएसपी ही ये रही है कि हम वो एकमात्र देश हैं जो सबके साथ बात कर सकते हैं और सबके साथ काम कर सकते हैं। और इसका आपने प्रैक्टिकल बेनिफिट भी देखा। जब ये भारत की अध्यक्षता थी G20 की, तो सबको लगा कि इस बार रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर इतनी ज़्यादा इस समय ध्रुवीकरण है, क्योंकि वेस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर व्यू रखता है, रशिया और चाइना एक पर्टिकुलर व्यू रखते हैं कि इस पे तो अब मेल हो ही नहीं सकता है। लेकिन भारत किसी तरह से एक ऐसा कंसेंसस टेक्स्ट ले आया जिस पे रशिया ने भी हस्ताक्षर किए, चीन ने भी हस्ताक्षर किए, अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए, यूरोप ने भी हस्ताक्षर किए। तो ये दिखाता है कि इंडिया एज अ कंसेंसस बिल्डर, इंडिया एज अ ब्रिज बिल्डर, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बीच में हम एक तरह से मिडिल पावर की तरह काम करते हैं, जो सबके साथ बात कर सकते हैं। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से मैं कहूँगा खासियत है, और यही खासियत को हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं कि हम इसीलिए हम ट्रम्प के दबाव में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प कह रहा है कि अब आप ब्रिक्स छोड़ दीजिए, आप एससीओ छोड़ दीजिए, आप रशिया चाइना के साथ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हमारे साथ आ जाइए। हम आपके साथ सिर्फ नहीं आ सकते हैं, हम आपके साथ भी खड़े हैं। आपके साथ भी देखिए कितनी डिफेंस पार्टनरशिप कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेस में पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कितनी बढ़ गई है। लेकिन रशिया भी हमारा एक हिस्टोरिकल रूप से मित्र रहा है, उसके साथ भी सहयोग को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चाइना के साथ भी हम एक तरह से अब एक शुरुआत कर रहे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम बेसिकली मेन कहना ये चाहता हूं मैं कि हम अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, हम अपने अलायंसेस फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं। ये नहीं कि आपने हमें एक उसमें बांट दिया है और हम उसी दायरे में हम रहे। लेकिन सर, एक क्या फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ भी है कि कोई भी देश जब तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। आई टोटली एग्री विद यू। इसीलिए ज़रूरी है। तो भारत इस समय विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है विश्व के। तो इसलिए हमारी एक अपनी पहचान है। तो इसी वजह से हम ये इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट कर सकते हैं ना। अगर हम होते कोई बहुत ही छोटा सा देश जिसकी अर्थव्यवस्था 10 या 15 बिलियन डॉलर होती, तो ऑब्वियसली हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई अपना प्रभाव डाल सकता था, हमें हमारे ऊपर पकड़ बना सकता था। लेकिन क्योंकि हम इतने बड़े देश हैं, हम विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलस देश हैं, 1.46 बिलियन की हमारी आबादी है, इसलिए हम गर्व के साथ अपना सर उठा के कह सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन सर, आज के माहौल में भारत जैसे देश के लिए आप चुनौती क्या देखते हैं? इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि पाकिस्तान जैसा एक तरफ देश है, जिसे मैं कहूँ कि अमेरिका को उसकी एक उपयोगिता समझ में आती है, यूटिलिटी समझ में आती है कि इसको गुंडे के तौर पे इस्तेमाल करना है, इसके रास्ते में ईरान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, ठीक है, या चीन को भी कंट्रोल किया जा सकता है पाकिस्तान के रास्ते। दूसरी तरफ चीन है या रशिया है, अमेरिका को लगता है कि इनकी बाँ नहीं मरोड़ी जा सकती। भारत बीच में है, ना तो हम इतने छोटे देश हैं कि हमारी बाँ मरोड़ी जा सके, और ये स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि ना ही हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि हम चीन की तरह आंख में आंख डालें। या ट्रम्प को पता है चीन भी तेल खरीदता है, लेकिन भैया चीन हमें इतनी चीज़ें देता है, अगर हमने चीन पे बैन लगाया तो हमारी खुद की दिक्कत हो जाएगी। तो भारत जैसे सर जो देश हैं, इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये कैसे नेविगेट करें इस माहौल में? इसमें देखिए 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो हमें, जो मैंने कहा ना, हमें अपने ऑप्शंस बढ़ाने हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की अर्थव्यवस्था की इस समय क्या है कि हम जो वैश्विक वैल्यू चेन्स है ना, उसके पार्ट नहीं है। इस समय 70% ट्रेड जो है वो वैश्विक वैल्यू चेन्स के थ्रू हो रहा है,
और भारत जो है किसी भी वैल्यू चेन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हम आरसेप में हमने ज्वाइन किया, ना हमने टीपीपी ज्वाइन किया। तो हम किसी भी, हमारे बायलैटरल कुछ हैं, यूएई के साथ हमने समझौता कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता कर लिया है, अभी यूके के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन ये 2-3 से नहीं चलेगा काम। हमें और ज़्यादा एक्सपैंड करना है ये अपने होराइजन। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको जो है जितनी ज़्यादा ट्रेड डील्स हो सकती हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि अब जो विश्व है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो है वो ख़त्म है, क्योंकि WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ट्रम्प साहब ने ठप कर रखा है। तो इसलिए अब वहाँ दुहाई नहीं आप देने जा सकते हैं। अब तो वही माइट एज राइट चल रहा है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप ट्रेड डील कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप अपने ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको करना है। दूसरा, आपको अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, क्योंकि अब आपने देख लिया है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड के ज़माने से हम गुजर रहे हैं। चाइना ने जैसे जो रेयर अर्थ्स थे उनको देखो वेपनाइज कर दिया, अमेरिका तक को ठोक दिया कि हम आपको जर्मेनियम और गैलियम नहीं देंगे। और इस समय ये रेयर अर्थ्स जो हैं ये हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं, मिसाइल में भी जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाती है, आपकी वॉशिंग मशीन में जाती है, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जाती है। तो अगर आपने इसका निर्यात रोक दिया तो फिर नेचुरली आपका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा उन देशों में। तो ये चाइना, ये लीवरेज है। विश्व का 85% प्रोसेसिंग ऑफ ये रेयर अर्थ्स वो चाइना के हाथ में, क्योंकि और लोगों ने ये नहीं कि रेयर अर्थ्स और जगह नहीं थे, और उन्होंने कहा यार इतनी सस्ती चीज़ है, इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत होता है। बट चाइना ने ये देखा स्ट्रेटेजिकली कि हम इसमें, इस क्षेत्र में हमें घुसना चाहिए, और वो घुस गए उस क्षेत्र में, और उस समय इतनी महारत हासिल कर ली है कि 85 से 90% रेयर अर्थ जो है चाइना ही कर रहा है। तो ये तो हमें इस तरह सेमीकंडक्टर्स हो गए, रेयर अर्थ्स हो गए, चिप्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप्स चाहिए होते हैं, इन सब में हमें अपनी जो है सेल्फ सफिशिएंसी जो है उसको आत्मनिर्भरता हमें बढ़ानी पड़ेगी। तभी जो है हम जाकर उस लेवल पे आ सकेंगे कि हम भी कह सकें कि हम अब आपके साथ आंख में आंख डाल के हम अपने लीवरेज बढ़ा सकते हैं। बट लीवरेज हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि आप ये सोचिए ना, हम बहुत बड़े मार्केट हैं। भारत की, अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाहे गूगल ले लीजिए आप, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, ये मेटा ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, उन सब के लिए अब अमेरिका से बड़ा मार्केट तो भारत हो गया है। अभी मैंने देखा सैम ऑल्टमैन, उनका जो है कह रहे हैं सबसे ज़्यादा यूज़र बेस इस समय इंडिया में है चैट जीपीटी को लेकर। ऑफिस भी खोल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम मार्केट पावर जो हमारे पास है उसको भी हम लीवरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कल को अगर अमेरिका के साथ संबंध एकदम ही खराब हो जाते हैं और हम कहते हैं ठीक है जितनी भी अमेरिकन कंपनियां यहाँ हैं उनके दफ्तर बंद, तो उनका कितना लॉस होगा सोचिए आप। तो एक तरह से आप इकोनॉमिक लीवरेज ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली अपने आप को इतना आप अट्रैक्टिव बना लीजिए कि बाहर के, चाइना ने तो यही तो किया। चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए, दुनिया की सब कंपनियां आ गए, अमेरिका तो पूरे ही बोरिया बिस्तर बांध के चाइना पहुंच गए, और उसके बाद चाइना ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और कहा कि अब पूरी टेक्नोलॉजी आप हमको दीजिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो हम आपका ये मार्केट ही रोक देंगे। और तब तक वो मार्केट पे इतना डिपेंडेंट हो गया। अब टेस्ला देखिए, टेस्ला का सेकंड बिगेस्ट मार्केट अमेरिका के बाद चाइना है। अगर टेस्ला को चाइना ने टेस्ला की बत्ती बंद कर दी तो टेस्ला के तो शेयर प्राइस ही एकदम क्रैश कर जाएगी। तो ये एक तरह से वो आत्मनिर्भरता, वो निर्भरता बढ़ा देते हैं इन कंपनीज की अपने मार्केट को लेकर। तो यही भारत को करना चाहिए, लेकिन अभी हमने इतने अट्रैक्ट नहीं किया है आउटसाइड इन्वेस्टमेंट को, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अभी उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो इससे हमें ईज ऑफ बिजनेस बढ़ानी है। मैंने सुना है कहीं कि 1540 कंप्लायंस बर्डन्स हैं एमएसएमई के ऊपर भारत में, आप सोचिए। तो ये तो मैंने कहा 21वीं सदी में ये तर्क संगत नहीं है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को और खोल दें और उसको टर्बो चार्ज कर दें, तब जाकर हमारे पास भी वो साधन हो जाएंगे कि हम भी फिर चाइना की तरह टक्कर ले सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि राजनीति एक बड़ी वजह है कोई भी ऐसी पॉलिसी लागू करने में? जैसे हमने फार्म बिल के टाइम पे देखा था, उसके अपने बहुत फायदे हो सकते थे। लोगों का कहना है कि भारत एक जंप में 15-20 साल आगे जा सकता था, लेकिन फिर जो जिस तरह की राजनीति, और ये कई सारे क्षेत्रों में है, आपको लग रहा है कि वो एक बड़ा चैलेंज है? लेकिन फिर लोग कहते हैं अगर आप चाइना को कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, अमेरिका में है, जापान में भी है, लेकिन वहाँ पर तो ये सारी चुनौतियाँ नहीं हैं। हमारे अलग चैलेंज क्या हैं? नहीं, हमारे यहाँ भाई ये चैलेंज तो रहेंगे ही। लोकतंत्र में अगर आप काम करेंगे तो फिर नेचुरली आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो एडवांटेज ये है कि चाइना जैसे देश में एक आदमी फैसला लेता है, अब वो गलत फैसला निकल गया। कोविड के टाइम आपने देख ही लिया, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कर दो, पूरे चाइना को बंद कर दो, पूरा चाइना की सप्लाई चेन ही ध्वस्त हो गई, क्योंकि एक आदमी ने फैसला ले लिया कि हम पूरी तरह से शट डाउन कर देंगे। तो वो गलत फैसला निकला। भारत में ऐसा फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सबको स्टेट्स को भी साथ लेना है, सबकी राय बनानी है, एक आम राय बनानी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है।
इट इज़ मे बी क्वाइट इनएफिशिएंट, बट लेकिन लॉन्ग रन में देखिए तो डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए भारत को एक लोकतंत्र ही रहना चाहिए, और हम एक स्वतंत्र लोकतंत्र है जहाँ पे तरह तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे। हम आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस हैं, हम आर्ग्यू भी करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हमें पता है कि देश के हित में क्या है, और सरकार भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रही है। तो ये कहना कि हमें चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेनी है, लेकिन हमें चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं करना है। सर, हमने अमेरिका की बात की, चाइना की बात की, पाकिस्तान की बात आ जाती है। जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अचानक से उसके बाद जो अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान पर गई, हालांकि उसमें कई सारे कारण हैं कि ट्रंप के खुद के व्यापारिक हित भी हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह से मुनीर को 2 बार अमेरिका बुलाया गया, फिर मुनीर ने वहाँ जाकर भारत को धमकी दी। ये जो अचानक से नज़दीकी अमेरिका की पाकिस्तान के प्रति हुई है, इसका क्या भारत का भी कोई कनेक्शन है, या उसको अलग नज़र से देखना चाहिए? नहीं, इसमें भारत का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, भारत को में भी इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए था या एंटिसिपेट करना चाहिए था ज़्यादा अच्छी तरह से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं। पहले तो उन्होंने जो लॉबिस्ट हायर किया वो ट्रंप का फॉर्मर बॉडीगार्ड है, उनका भूतपूर्व बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक। उसको तो उन्होंने लॉबिस्ट बनाया क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप इसकी बात सुनता है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने किया कि वो पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं। और ट्रंप ने, आपने देख ही लिया, पहला अमेरिकी राष्ट्रपति है जिसने कहा है कि क्रिप्टो एकदम अच्छी चीज़ है और हम लोग को क्रिप्टो को बढ़ावा देना चाहिए। और ट्रंप ने खुद ही अपने क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। तो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है, उन्होंने एक कंपनी है जिसमें ट्रंप की भागीदारी है, ट्रंप के लड़कों की भागीदारी है, और जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनके लड़के की भागीदारी है। उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें आपने कहा ना उनका व्यापारिक हित जुड़ा है। इस समय व्यापार वो फाइनेंशियल बेनिफिट उनको उसके मिल रहा है। तो ये सेकंड है। और थर्ड, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो सेना है, उसकी शुरुआत से ही वाशिंगटन और यूके दोनों के साथ बहुत अच्छे सेना और सेना वाले संबंध रहे। वो उनकी मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग लेते रहे हैं वगैरह। तो वो संबंध को पाकिस्तान ने रीएक्टिवेट किया है। और बीच में उन्होंने क्या किया, जो काबुल बॉम्बिंग का जो सस्पेक्ट था उसको पाकिस्तान से पकड़वा के अमेरिका भिजवा दिया, ताकि उन्हें अब ये उनको एक तगमा मिल गया है कि ये ग्रेटेस्ट काउंटर टेररिज्म पार्टनर हो गए हैं। जबकि 18 तक तो यही ट्रंप इनको करेक्ट गाली भी देते थे। एबोटाबाद में कौन पकड़ा गया आपको भी पता है। पाकिस्तान दोगला गेम खेल रहा था, तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था, तालिबान अमेरिका के ट्रूप्स को मार रही थी। लेकिन अमेरिका की वो याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए वो सब नज़रअंदाज करने को तैयार है। और मेन चीज़ ये है क्योंकि उन्होंने ट्रंप को जो नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह के लिए, कि ट्रंप के दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है पाकिस्तान के लिए कि हाँ, ये अच्छा देश है, ये मुझे नोबेल प्राइज़ दिलवा सकता है। क्योंकि ट्रंप को लगा था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम पे ही उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियर पावर थे। तो ट्रंप को ये लगा कि यही मेरा टिकट है। अब वो हो नहीं पाया, तो शायद वो रशिया यूक्रेन पे लगे हुए। सर, ये अपने आप में कितना बड़ा उच्छापन है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति एक पुरस्कार लेना चाह रहा है। अब पुरस्कार तो आपको मिलते हैं, कोई मांगता थोड़ा है, और यहाँ तो पुरस्कार के लिए लॉबिंग हो रही है, नाराज हो रहे हैं कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों नहीं किया। अब इसमें मैं क्या कहूँ, एक एक्स डिप्लोमेट की तरह मैं इसमें कोई खास टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बट ट्रंप साहब ने बहुत साफ शब्दों में ये जाहिर किया है कि उन्हें वो पुरस्कार चाहिए। अमेरिका के 3 ही राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार मिला है, और आखिरी जो राष्ट्रपति थे वो थे ओबामा। और ट्रंप को दिखाना है कि वो ओबामा से बढ़कर है, इसलिए ये पुरस्कार उन्हें हर हालत में लेना है। अब वो मिलता है नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से यूक्रेन युद्ध अगर रुका तो उसमें बात बन सकती है, लेकिन इस समय मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में के दरमियान जो इस समय खाई है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि कैसे उसको पाटा जाए। बिल्कुल सर, आपने यहाँ एक जिक्र किया कि किस तरह से जो ट्रंप की कंपनी है, ट्रंप से जुड़े लोगों की कंपनी ने जो क्रिप्टो में निवेश पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसको साउथ एशिया का कैपिटल बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देश ये भी देखते हैं कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उसकी शख्सियत क्या, उसकी नेचर क्या, यूँ कहूँ कि उसके वीक पॉइंट क्या, और उसके अराउंड लॉबी भी करती है। और पाकिस्तान ने किया भी ट्रंप के केस में। भारत को लेकर सर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो भारत का इतना बड़ा डायस्पोरा है, अमेरिका में 50 लाख भारतीय हैं, हम इस चीज़ में बड़ा प्राइड फील करते हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के जो CEO हमारे भारतीय हैं। क्या भूमिका प्रत्यक्ष तौर पर कुछ दिखती नहीं है पिछले 3-4 महीनों में कि किसी तरह से कोई स्टेटमेंट आया हो, या कोई लॉबिंग हो रही हो, या कोई प्रेशर हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वहाँ से सांसद चुनकर आए हैं जो भारतीयों के वोट पर चुनकर आए हैं। तो वो प्रेशर क्या कांग्रेस में दिखता है? इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कितना मेरे ख्याल से अभी विजिबली तो नहीं दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो भारतीय दूतावास है वो लगातार काम कर रहा है। अब हमने सुना है कि 3 लॉबिंग फर्म हमने भी हायर कर ली हैं। इस समय 3 लॉबिंग फर्म भारत ने भी हायर कर ली हैं वाशिंगटन में।
कि किस तरह से ट्रम्प के हम ज़्यादा करीब जाके उनको कुछ हम उसकी कोई पॉलिसी खरीद हाँ, लें। उनको कुछ समझा सकें हम। इसमें अब देखिए देखना है कि ये कहाँ तक जाती है ये बात। ये शीत युद्ध अगर मैं कहूँ भारत और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध एक तरह से शुरू हो गया, इट्स अ कोल्ड वॉर, कि ये कहाँ तक जाता है। अगर ये मेरे ख्याल से एक हद से आगे गया तब फिर हमें उन सब ग्रुप्स को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, जैसा कि हमने एक्टिवेट किया था जब ये न्यूक्लियर डील हो रही थी, क्योंकि उस समय आपको पता है बहुत ऑपोजिशन था। अभी भी देखिए निकी हेली ने कहा है कि ट्रम्प को भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक काउंटर पार्ट एक हम ही हो सकते हैं और कोई नहीं, और कोई देश उतना बड़ा है ही नहीं, उतनी बड़ी मार्केट नहीं है किसी और देश की, तो हम हो सकते। लेकिन अगर ट्रम्प चाइना के साथ ही डील करना चाहते हैं, वो भारत को उस नज़रिए से देखना नहीं चाहते हैं, तब फिर अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से वो समय आ रहा है कि हमें कई तरह के लीवर जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे इस शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए। बिल्कुल। और सर आखिर में एक दो सवाल, एक जो अभी आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि काफ़ी वक्त से अमेरिका का कोई राजदूत यहाँ पर नहीं था, अभी जो नाम सर्गियो गौर का निकल कर आ रहा है, और उनको उसमें एक सवाल ये है कि उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की और कुछ एक आधी कंट्री सेंट्रल एशिया में और दी गई है। इसे सर किस नज़र से देखा जाए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाइफेनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे किस नज़र से हम देख सकते हैं? देखिए, इसे पहली बात तो ये है कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि एक ट्रम्प के जो इनर सर्कल का एक आदमी है सर्जियो गोर, उसको उन्होंने राजदूत बना के एटलीस्ट नामांकन कर दिया है। अब सेनेट से कन्फर्मेशन के बाद ही वो यहाँ आएंगे, मेरे ख्याल से 3-4 महीने लगेंगे जब तक वो यहाँ है। तो पहली बात तो ये है कि एक नॉर्मल किसी कैरियर डिप्लोमेट को नहीं भेजा है, उन्होंने अपने एक करीबी एसोसिएट को भेजा है जो फ़ोन उठा के सीधे ट्रम्प से ही बात कर सकता है। तो एक तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें, जैसे अब जापान है, जापान में उन्होंने किसी करियर वाले को भेजा, जापान कह रहा था नहीं आप हमें पॉलिटिकल वाला आदमी भेजो, क्योंकि ताकि हमारी बात डायरेक्ट पहुंच सके आप तक। तो एक तरह से ये दिखाता है कि भारत की रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखती है ट्रम्प के लिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरा जो आपने बात की कि क्या हमारा कद घटा दिया गया है, हमको रीहाइफेनेट किया जा रहा है, तो ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी कोशिश करते भी हैं तो कोशिश में दोनों पार्टियों का अगर मीडिएशन होता है तो मीडिएशन तभी संभव है जब दोनों पार्टी एक्सेप्ट करें। भारत ने तो साफ कह दिया, बहुत स्पष्ट शब्दों में, जब ट्रम्प को ही हमने कह दिया है कि हम एक्सटर्नल मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो गोर किस खेत की मूली? एक राजदूत क्या कर सकता है? राजदूत तो अगर हमने उसका एक्सेस ही काट दिया, यहाँ मिलना ही बंद कर दिया, तो वो तो टोटली इनइफेक्टिव हो जाएंगे। आपकी सर लेकिन रीडिंग क्या कहती है इस मूव के पीछे, कि ऐसा जिनको स्पेशल और जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, इसके पीछे क्या नियत हो सकती है? मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रम्प जो है इस समय इस इलाके को एक तरह से कंपोजिट की तरह देख रहा है कि क्या क्या हम, माने अगर इसको शतरंज का हम एक चेस बोर्ड कहें तो हम क्या क्या मूव्स कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता बढ़ रहा है उनका। तो लेकिन पाकिस्तान को तकलीफ होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर ट्रम्प पाकिस्तान में जो अमेरिका का एम्बेसडर है वो रिपोर्ट करेगा सर्जियो गोर को, और सर्जियो गोर बैठे हैं नई दिल्ली में, तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि भाई वो हमारी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कम समझेंगे। बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो कुछ मध्यस्थता वगैरह कर सकते हैं। यस, अगर वो होते फॉर एशिया पैसिफिक तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए साउथ एशिया के बजाय, क्योंकि हम अपने आप को साउथ एशिया के खिलाड़ी नहीं समझते, हम अब अपने आप को एक वैश्विक खिलाड़ी समझते हैं। इसीलिए चाइना के साथ जो एशिया पैसिफिक में बात हुई, जिसका नाम भी इंडो पैसिफिक कर दिया गया था, हम चाह रहे थे कि हम उस परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं। लेकिन अगर ट्रम्प चाहता है कि नहीं हमें एक साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि अभी तो देखिए बहुत जल्दी की बात है, अभी तो 2 दिन पहले तो उनका नाम आया है, हमें समझना होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व क्या है, वो मैंडेट क्या है, ट्रम्प क्या चाहते हैं। जब एक चीज़ सब समझ में आएगी कि वो किस लिए आए हैं, क्या उनका मेन दायित्व है, तब इसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरह से टिप्पणी की जा सकती है। बट अभी ये प्रीमेच्योर है कहना, अभी बंदा आया तक नहीं है, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं, सिर्फ ये पता है कि उसको स्पेशल एनवॉय बना दिया गया है 4-6 जगह के लिए। जितने भी आप देखिए, ज़्यादातर जो यूरोप के जो यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं वो सब सिर्फ इंडिया के लिए एम्बेसडर नहीं है, वो एम्बेसडर हैं मालदीव्स के लिए भी, कुछ नेपाल के लिए भी हैं, कुछ भूटान के लिए हैं, कुछ बांग्लादेश के लिए भी हैं। तो वही एक तरह से यहाँ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो इन चारों जगह के एम्बेसडर नहीं होंगे, उन जगह में अमेरिका के एम्बेसडर होंगे, लेकिन वो इनको रिपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहते हैं साउथ एशिया के लिए। देखना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, अगर वो मध्यस्थता के लिए आ रहे हैं तो ये उनका मिशन अभी से
मिशन इम्पॉसिबल है। हाँ, तो सर ट्रंप ने इतनी सारी जो चीज़ें पिछले वक्त में की हैं, खासतौर पर जब से वो राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, आप डिप्लोमेट रहे हैं, डिप्लोमेसी में तो बड़े सदे हुए तरीके से चीज़ें कही जाती हैं, जो नहीं भी कहना होता उसे कैसे अंडरलाइन करके कहा जाता है, छिपा के कहा जाता है, लेकिन ट्रंप तो बाम मरोड़ के करने वाले आदमी हैं। सर एज ए डिप्लोमेट कितना बड़ा चैलेंज होता है इतने बड़े आदमी से जो खुलकर या यूं कहें कि मुंहफट तरीके से ऐसे डिप्लोमेसी कर रहा है, कितना मुश्किल अपना संयम बनाना और उसको जवाब देना? देखिए आजकल मैं यही कहता हूँ, 35 साल में एक डिप्लोमेट रहा और कभी भी जियो पॉलिटिक्स इतनी फास्ट नहीं मूव की जितनी आजकल मूव कर रही है। मैं कहता हूँ इसको जियो पॉलिटिक्स ऑन स्टीरॉइड्स। वो इतनी तेजी से जियो पॉलिटिक्स में, पहले कहते हैं ना वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, लेकिन अ डेकेड इज अ शॉर्ट टाइम इन जियो पॉलिटिक्स। एक दशक भी बहुत छोटा है जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत धीरे धीरे इवॉल्व करती है, लेकिन अब जियो पॉलिटिक्स कितनी तेजी के साथ कर रही है। तो ट्रंप की खासियत यह है कि ट्रंप ने अपने आप को एक ऐसे राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। क्योंकि नॉर्मल पॉलिटिशियंस के बारे में क्या कहा जाता है, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। लेकिन ट्रंप कहता है जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं, और वो सब कुछ बड़े ओपनली कहता है। अभी जयशंकर जी ने भी कहा कि ट्रंप बड़े अनयूजुअल और यूनिक पर्सनालिटी हैं, जो पूरी डिप्लोमेसी वगैरह सब पब्लिक के सामने रख रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग देखिए, पूरी मीटिंग ही 40 मिनट तक वो प्रेस को सामने रखा है आपने, जब जलील किए गए थे वो फरवरी में। तो ये दिखाता है कि ट्रंप बिलीव्स इन अ वेरी ओपन काइंड ऑफ डायलॉग, बिकॉज वो मैंने बताया ना, ही इज कन्विंस कि ही इज द पर्सनालिटी हु कैन इफेक्ट चेंज। वो कुछ भी, वो सब कुछ बदल सकते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी के बल पे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं, वो पुतिन को बुला सकते हैं अलास्का में। तो ये आई थिंक उन्होंने अपने एक तरह से पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ही बना दी है कि मैं उस तरह का आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैं आया हूँ पॉलिटिक्स को बदलने के लिए अमेरिका में। अब वो कहाँ तक उसमें तो लेकिन सर कोई आदमी ट्रंप जैसी पर्सनालिटी जो यूं कहें कि इतनी एग्रेसिव है, या यूं डायनामिक वर्ड तो मुझे पता नहीं यूज़ करना चाहिए कि नहीं, अगर कोई पर्सनालिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी कर रहा है तो ये देशों के लिए उससे निपटना कितना बड़ा चैलेंज है? मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि भारत अभी इंडो ट्रंप रिलेशनशिप की तरफ इंडो ट्रंप रिलेशनशिप को देख रहा है, इंडो यूएस रिलेशनशिप को देख रहा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस समय अमेरिका हैज़ बिकम ट्रंप, बिकॉज ट्रंप ही सर्वे सर्वा है ना, मैंने बताया ना। क्योंकि ऐसा कोई राष्ट्रपति पिछले मेरे ख्याल से 30-40 सालों में नहीं आया जिसका पूरा कंट्रोल है उनका हाउस के ऊपर, उनके सेनेट के ऊपर और उनके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि ट्रंप के ऊपर इस समय कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 6-3 की मेजॉरिटी है इस समय कंजर्वेटिव्स की, तो ट्रंप जो भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्ताक्षर लगा देता है, और दोनों हाउस तो नतमस्तक हो चुके हैं ट्रंप के सामने। डेमोक्रेट्स का बुरा हाल है इस समय अमेरिका में। तो इसलिए ट्रंप की जितनी पावर है उतनी पावर मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं रही है। तो इसलिए ट्रंप को वो ऊर्जा मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं और कर सकते हैं वो चीज़ें जो कि ओबामा वगैरह कर ही नहीं सकते थे। ओबामा तो एक जज तक नहीं अपॉइंट कर पाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने कह दिया हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ट्रंप के साथ एकदम उल्टा है। तो और इसलिए ये बात आपकी सही है कि उनसे डील करना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए ना, वो व्हाइट हाउस में किसी को भी जलील कर सकते हैं। वो सिरिल रामाफोसा है साउथ अफ्रीका के, उनसे कह दिया कि आप व्हाइट्स की जेनोसाइड कर रहे हो। अभी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति आए, उनके साथ भी कुछ सर ईयू के लीडर्स जो ईयू के लीडर्स को किस तरह दूसरी तरफ बिठाया, वो कह रहे हैं एआई फोटो है, लेकिन अपने डेस्क एआई फोटो वो है जो कमरे के बाहर बैठे हैं, लेकिन जहां ट्रंप की चेयर के सामने सारे बैठे हैं वो रियल फोटो है। नहीं, बट ये दिखाता है इसी अमेरिका, ट्रंप किस बात का फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि अमेरिका जो है एक मात्र सुपर पावर ऐसा है जिसकी इकॉनमी 29 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और मिलिट्री टर्म्स में उनका कोई सानी नहीं है, और टेक्नोलॉजी में भी उनका कोई सानी नहीं है। तो ये इस चीज़ का ट्रंप फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए दुनिया के जितने देश हैं वो लाइन अप कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ पे हम दस्तखत कर रहे हैं। हम ही एक अकेले देश हैं जिसने कह दिया है साहब हमारी हस्ती अलग है, हम तो दस्तखत नहीं कर सकते, जो करना है कर लो। और मोदी जी ने जो पुतिन से मेरी फोन पर बात हुई और पुतिन यहाँ आएंगे, आपको लग रहा है कि बड़े सटल तरीके से ट्रंप को ही जवाब? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो दिखा रहा है, हम साफ कह रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये आप रोक नहीं सकते हैं, हम जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ रिश्ते बनाएंगे। आप वॉशिंगटन बैठ के नई दिल्ली की के रिश्तों के ऊपर वो नहीं डिसाइड कर सकता है कि हम किसके साथ रिश्ते बनाएंगे, किसके साथ रिश्ते नहीं बनाएंगे। तो यही अब चैलेंज है हमारी डिप्लोमेसी को, कि ट्रंप जैसी एक शख्सियत है और एक तरह से भारत जैसा एक देश है, गर्वशाली देश है, कैसे इन दोनों के बीच में मेल बैठाना है। मोदी जी को या तो फ़ोन लगाना पड़ेगा ट्रंप को। आज अखबार में छपा है कि 4 बार ट्रंप ने फ़ोन किया है मोदी जी को। मोदी जी ने कहा मैं बिजी हूँ, मैं कॉल नहीं ले सकता हूँ।
बिल्कुल। तो सर अब बातचीत का सिलसिला मैंने जैसे शुरू किया था, मुझे लग रहा है मैं अंत उसी से करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बतौर लेखक विकास जी जो हैं, विकास स्वरूप जी जो हैं, जो उनकी यात्रा थी, सर एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी हैरान की आपके संदर्भ में, वो ये कि जो डिप्लोमेट होते हैं, कह सकते हैं कि वो बड़ी सदी ज़बान में बोलते हैं, है ना, और अक्सर सरकार की रणनीति हम अपने तरीके से उसे बता रहे हैं, लेकिन जो एज ए राइटर होता है वो अपने आप को पूरी तरह से अनलीश कर देते हैं, वो बेबाक हो जाता है। तो ये सर आपके अंदर ये जो एक अंदर ऐसा बेबाक शख्स भी बैठा था जो पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार था, ये आपको कब इस चीज़ का इल्म हुआ, और फिर आपने जब लिखना शुरू किया तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ती गई? मैं इसको यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से हर शख्स के अंदर एक क्रिएटिव अर्ज होती है। अब वो उस अर्ज को आप क्या रूप देते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग म्यूज़िक में आ जाते हैं, कुछ लोग डांस में आ जाते हैं, कुछ लोग डीजे बन जाते हैं। मेरे लिए आई थिंक ये किताब लिखना ही मेरे लिए वो क्रिएटिव अर्ज को एक प्रैक्टिकल रूप देना था, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं शुरुआत में मैं सिर्फ एक किताबी कीड़ा था। हाँ। तो इतनी किताबें पढ़ी कि मुझे लगा कि मैं एक ऐसी किताब लिखना चाहता हूं जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं, जो आज तक नहीं लिखी गई हो। तो इस दृष्टिकोण से ही मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि देखिए इंग्लिश लिटरेचर मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, अंग्रेजी साहित्य मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, और ना ही मैं किसी क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप वगैरह में गया। तो मैंने सिर्फ जो राइटिंग शुरू की वो एज अ रीडर के परिप्रेक्ष्य से शुरू की, कि अगर मैं एक रीडर हूं तो मैं किस तरह की किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं वैसी किताब लिखूं। तो बस ये। और मुझे सर अभी भी याद आ रहा है आपका उस वक्त का इंटरव्यू, अब ये तकरीबन 15-16 साल पहली बात है, और आपसे एक सवाल पूछा गया, मुझे करेक्ट कीजिए अगर गलत हूँ, आपकी इंस्पिरेशन पूछी गई, तो आपने कहा कि मैं तो असल जिंदगी में जो चीजें देखता हूँ वो ऑब्जर्व करता हूँ और उससे मैं अपने किरदार और कहानियां बनाता हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आप चारों मेरी नॉवेल्स देख लीजिए, पहली नॉवेल्स लेकर जो लेटेस्ट नॉवेल आई थी द गर्ल विद द 7 लाइव्स, जिसका अब हिंदी अनुवाद हो रहा है, 7 खून माफ, बहुत जल्दी आने वाली है मार्केट में। तो उन सब में आप देखिए तो आपको इंडिया ऑफ उस पर्टिकुलर ईयर का, जब वो किताब लिखी गई है, उसका एक स्नैपशॉट मिलेगा। क्योंकि इंस्पिरेशन हमेशा वही रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन माई कंट्री। और उसी से मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स एक दिन का अगर मैं पढ़ लूँ, एक दिन का, उसी में मुझे 10 या 15 आइडियाज मिल जाएंगे नॉवेल्स के, क्योंकि भारत में इतना कुछ हो रहा है। हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश हैं, इसके माने इतनी ज़्यादा कहानियां हैं हमारे पास। नोएडा में ये हो गया, यहाँ ये हो गया, आगरा में ये हो गया, हर जगह से आपको अगर आप देखिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इतना कुछ हो रहा है जिससे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देखने में तो आपके दोनों रूप अलग हैं, एक डिप्लोमेट का और एक लेखक का, और अगर हम उस तरह से देखें तो दोनों ही शायद कह सकते हैं कि शब्दों के पुजारी हैं, क्योंकि डिप्लोमेट भी संवेदनशील होता है शब्दों को लेकर, और लेखक तो होता ही है। और सर हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि अब जो आपकी लेखक की बतौर जर्नी है, जो इतनी शानदार रही है, हालांकि आप बहुत वक्त कम निकाल पाए सर्विस में रहते हुए, लेकिन अब शायद आप पूरी शिद्दत से उसमें लगे हुए। हाँ, अब बिल्कुल सही बात है। अब मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि मुझे किसी नेशनल डे में जाना है या कोई पॉलिटिकल रिपोर्ट। तो सर कभी कोई डिप्लोमेसी के अराउंड थ्रिलर का कुछ आइडिया है, जैसे आर्गो मूवी थी जो हुआ था ईरानियन एम्बेसी में, ऐसा कुछ आइडिया आपके दिमाग में है? जब मुंबई में जब लॉन्च हुआ था तो मीरा कपूर के साथ लॉन्च किया था, तो मीरा ने यही कहा कि आप एक स्पाई थ्रिलर क्यों नहीं लिखते हैं। हाँ। तो मैंने कहा एक डिप्लोमेट होने के नाते ये बहुत आसान होगा मेरे लिए, कुछ शुरुआत होगी, कोलकाता से जाएगा कैराकस और कोई न्यूक्लियर बम होगा वगैरह, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अभी उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि भारत में इतना कुछ हो रहा है जो मुझे ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है कि मुझे स्पाई थ्रिलर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या पता, अब आगे तो किसी ने देखा, आपने कहा शब्दों के पुजारी हैं, शब्द जिस तरह के आएंगे उस तरह से कुछ ना कुछ उनका निवारण किया जाएगा। बिल्कुल सर, और हम यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही सक्रिय बने रहें, यूं ही रचनात्मक बने रहें, और शब्दों के साथ जो आपका कह सकते हैं कि संबंध है, रिश्ता है, वो यूं ही आगे बढ़ता रहे और हमें एक के बाद एक खूबसूरत कहानियां मिलती रहे, और साथ ही साथ आप अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से हम सभी को यूं एनलाइटन करते हैं। थैंक यू सो मच विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज, इतना लंबा हिंदी में मैंने इंटरव्यू पहली बार दिया है और वो आप ही के बदौलत हो सका। नहीं, क्योंकि ये इतना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था कि पता ही नहीं लगा कि हम लोग जो हैं कोई इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने जो धारा प्रवाह बातचीत की, मुझे भी कहीं नहीं लगा कि आपको हिंदी में कोई समस्या है सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।